ओके, धन्यवाद. महेश सर, आवाज येतोय? हाँ सर, आवाज येतोय. ओके. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ आणि शिक्षणशास्त्र संकुल या शिक्षणशास्त्र संकुलाने गेले 4 दिवसापासून ही व्याख्यानमाला आयोजित केलेली आहे. या व्याख्यानमालेमध्ये अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे आपण व्याख्याने आयोजित केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये खेळाशी रिलेटेड आणि एकूणच शैक्षणिक धोरण याच्याशी संबंधित व्याख्याने आपण घेतोय. या व्याख्यानमालेसाठी आज पुणे विद्यापीठाच्या शारीरिक शिक्षण विभागाच्या फॅकल्टी मेंबर डॉक्टर सुमन पांडे मॅडम या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहे. मी विद्यापीठाच्या वतीनं आणि संकुलाच्या वतीनं मॅडमचं खूप खूप स्वागत करतो. मॅडमचा थोडक्यात मी परिचय करून देतोय. मॅडम फॅकल्टी मेंबर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एज्युकेशन, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ या ठिकाणी कार्यरत आहात. एकूणच मॅडमचा अध्यापनाचा अनुभव हा 15 वर्षापेक्षा जास्त आहे. मॅडमचा जर स्पेशलायझेशनचा जर विचार केला तर अॅनाटॉमी, फिजिओलॉजी, हेल्थ एज्युकेशन, फिटनेस अँड कोचिंग या क्षेत्रामध्ये मॅडम काम करतात. मॅडम विद्यापीठाच्या क्रीडा व शारीरिक शिक्षण मंडळाच्याही सदस्य आहेत आणि LNIP-च्या त्या माजी विद्यार्थी आहेत. आपल्याला माहिती आहे LNIP ही शारीरिक शिक्षण क्षेत्रात पूर्ण भारतामध्ये एक चांगल्या प्रकारचं योगदान देणारी संस्था आहे आणि याच संस्थेत मॅडमचं शिक्षण झालंय. मॅडम MPEdच्या गोल्ड मेडलिस्ट आणि BPEdच्या सिल्वर मेडलिस्ट आहेत. सर्वोत्कृष्ट आउटगोईंग विद्यार्थी म्हणून मॅडमनी पुरस्कार मॅडमला मिळालेला आहेत. त्याचबरोबर पुणे विद्यापीठाशी संलग्न असणारे महाविद्यालय, HRDC सेंटर पुणे आणि वेगवेगळ्या शाळा, महाविद्यालय तसेच इन्स्टिट्यूट यामध्ये वेगवेगळे जे काही प्रशिक्षण सत्र होतात त्या प्रशिक्षण सत्रामध्ये मॅडम नेहमीच मार्गदर्शन करत असतात. तसेच राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय परिषदे आणि चर्चासत्र याच्यामध्ये मॅडम प्रमुख वक्ते म्हणून आपली भूमिका बजावत असतात. आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय पातळीवर मॅडमचे शोध निबंध प्रसिद्ध आहेत. त्याच्यानंतर खेळाच्या बाबतीत जर सांगायचं झाल्यास ऍथलेटिक्स, व्हॉलीबॉल आणि नेटबॉल या खेळांमध्ये मॅडमचं प्रावीण्य आहे. स्कूल, नॅशनल ते ऑल इंडिया इंटर युनिव्हर्सिटी याच्यामध्ये विविध पदकं मॅडमनी प्राप्त आहेत आणि मिळवलेली आहेत. मॅडम पेफीच्या ऍक्टिव्ह मेंबर आहे. पेफी म्हणजे फिजिकल एज्युकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, की याच्या अगोदर आपण जे काही इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स अरेंज केलेली होती त्याच्या त्या मेंबर आहेत. आणि नुकताच मॅडमला इंडिया इंटरनॅशनल फेडरेशन सोसायटी न्यू दिल्ली यांच्या मार्फत भारत ज्योती अवॉर्ड हा पुरस्कार मॅडमला मिळालेला आहे. आणि एकूणच मॅडम प्रॉपर दिल्लीच्या जरी असल्या तरी त्या महाराष्ट्रात राहून इंग्रजी, हिंदी बरोबरच मराठी भाषा तेवढाही त्यांनी अवगत केलेला आहे. मॅडम आपलं खूप खूप धन्यवाद. आपण आम्हाला वेळ दिला आणि आपण आपले कृपया विचार सादर करावेत. थँक्यू मॅडम. थैंक यू सो मच बीमा सर, इतने सारे अच्छे शब्दों के लिए जो आपने मेरे लिए बोले हैं. सबसे पहले सर्वप्रथम मैं सभी ऑर्गेनाइजर जो है SRTM विद्यापीठ और जो आपका स्पेशल आपका डिपार्टमेंट है उनको धन्यवाद कहना चाहूंगी जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे मैं स्टूडेंट से एटलीस्ट बेसिकली और बाकी लोगों से भी इंटरेक्ट कर पाएंगे. और ये बहुत अच्छा थॉट है कि आपने इसको एक दिन का स्पोर्ट्स डे नहीं रखा, इसको 9 दिन तक आपने स्प्रेड किया है और जितना हो सके इसके द्वारा आप लोगों को सेहत और पॉलिसी और एजुकेशन के बारे में जितना ज्यादा हो सके आप उनको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं. तो सबसे पहले मेरा बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने ये संधि दी है कि जहाँ पे मैं आके लोगों से इस बारे में बात कर सकूं. मेरा जो टॉपिक है आज का वो लाइफस्टाइल है, राइट. जीने का एक तरीका जो होता है, जीवन शैली जिसको हम बोलते हैं. जैसा सर ने बोला कि मेरे को ज्यादातर मेरे लेक्चर जो होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, तो हो सकता है बीच में थोड़ी थोड़ी मेरी इंग्लिश निकल जाएगी, बट वो बहुत सिंपल होगी तो सबको समझ में आएगी. आणि आय विल ट्राय की मैं थोडा मराठी पण मी थोडा मी प्रयत्न करेल की एखादा शब्द मी मराठीमध्ये सांगेल, बट हिंदी डेफिनेटली आय एम कम्फर्टेबल विथ. तो आपण त्यानुसार पुढे जाऊया. ओके. फक्त मला एक गोष्टी सांगायची सगळ्यांना की जर एखादे शब्द मी शब्दात ट्रान्सलेट नाही केलं तर तो महत्वाचा नाहीये. त्याच्या मागेचा जे हेतू आहे ते तुम्ही थोडंसं लक्ष द्या की कशाला तो काय आहे. एक्सरसाइजला मराठीमध्ये काय म्हणताय ते गरजेचं नाहीये. एक्सरसाइज करणं किती गरजेचं आहे ते तुम्हाला समजलं आलं पाहिजे. ओके, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू राईट पेपर हिअर. सो तसं आहे, तो ते थोडंसं घेऊन आपण जरा सुरू करूया. जेव्हा आपण हे लाईफस्टाईलची चर्चा करतोय, ओके, एक गोष्टी तुम्हाला लक्ष ठेवायचे, फिटनेस, एक्सरसाइज,
हेल्थ हे जे आपण सगळं हे शब्द आहेत किंवा हे जे आपण प्रयत्न करतो आहे, सगळ्यांना हेल्थ पाहिजे, सगळ्यांना आरोग्याबद्दल एवढी इम्युनिटी पाहिजे सो दॅट तुम्ही हे कोरोना से आप फाइट कर सके। उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो भी आप करते हैं वो जिंदगी के हिसाब से कीजिए। ये 1 दिन 2 दिन 1 महीने 2 महीने का काम नहीं है, हे एक वर्कशॉप नाही आहे की तुम्ही एक आठवडा केलं आणि सगळं तुम्हाला ज्ञान मिळालं आणि संपलं। नो, इट इज एव्हरी डे। प्रत्येक दिवस तुम्हाला तुमचं योगदान तिथे द्यायचे, तेव्हाच तुम्हाला तो एक योग्य, आपण म्हणतो ना, आरोग्यपूर्ण जीवन तुम्हाला भेटणार आहे। तो तुमचा कॉन्ट्रीब्युशन, तुमचा योगदान प्रत्येक दिवस तुम्हाला द्यावे लागेल। हर रोज आपको थोड़ा थोड़ा अपना हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, थोड़ी थोड़ी बातें अपनी जिंदगी में लानी है, अपनी जीवन शैली को बदलना है, तभी आप एक आरोग्यपूर्ण जीवन को एंजॉय कर पाएंगे। आप अपने जो रिटायरमेंट एज होती है उसको अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे और एक अच्छा लंबा जीवन आप जी पाएंगे। तो ये 1 महीने 2 महीने 3 महीने के तो कार्यक्रम बिल्कुल भी नहीं है, ये जीवन भर का कार्यक्रम है। ओके, तो इसको आगे ले जाते हुए मुझे थोड़ा सा 1 मिनिट दीजिए, स्क्रीन शेअर करती हूँ। आय हॅव अ पीपीटी, तो आपण थोडा जरा पीपीटी वर येऊया। सो दिख रहा है आप लोग को स्लाइड? यस मैम। यस मैडम। ओके, जैसा कि हमने बोला है कि जब हमारा पिछला राष्ट्रीय क्रीड़ा दिवस था तो हमारे जो पंत प्रधान हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया था, फिट इंडिया मूवमेंट। पिछले साल किया था, तो इसलिए थोड़ा 1 साल हो गया इस बात को, और उसको काफी अच्छे लेवल पे, बहुत ग्रैंड लेवल पे उस मिशन को लॉन्च किया गया था। और जो भी हमारी फेटर्निटी के लोग हैं, जो फिजिकल एजुकेशन से ताल्लुक रखते हैं, जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, सबको बहुत खुशी हुई थी। बिकॉज स्पोर्ट्स को लेके इतना, फिटनेस को लेके इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे किसी प्रोग्राम को लॉन्च करना, ये ऐसा पहली बार हुआ था भारत में, है ना। लोग मैराथन भगाते हैं, ये सब करते हैं, बट जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, एक बड़ा स्टेज तैयार किया गया जिसका लाइव टेलीकास्ट किया गया, और उस लेवल पे जाके फिटनेस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। और उसके साथ एक बोला गया था कि रोज सबको 10,000 कदम चलने हैं, और यूनिवर्सिटीज को निर्देश आए थे कि आप लोगों को अपने कैंपस में ऐसी एक्टिविटी लगानी जिससे कि बच्चों की ज्यादा से ज्यादा सेहत हो सके। ये सब क्यों किया गया? इसको करने के पीछे एक हेतु था कि जो इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा है, जो हमारा एक ड्रॉबैक है, हमारी एक कमी है कि हमारी काफी चीजें जो है वहां पे आके सिमट जाती है, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। बट इस पॉपुलेशन का एक अगर हम पॉजिटिव पहलू देखें, वो ये है कि हम इंडिया में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, हमारे पास यूथ बहुत है। और अगर इस यूथ को हम सही इस्तेमाल करेंगे तो हमारा देश एक्चुअली में बहुत अच्छा कुछ कर सकता है। तो ये टारगेट करके उन्होंने सोचा कि अगर हम यूथ की फिटनेस पे ध्यान दें, उनके सेहत पे ध्यान दें, तो बहुत अच्छा होगा, तो हमारा देश भी स्वस्थ बनेगा। तो फिट नेशन जिसको हम कहते हैं, तो जैसे अब ये भी बोले कि अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, और ये सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं बनता है, सब लोगों से बनता है। तो अगर सब लोग अपना अपना भी ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली देश का स्वास्थ्य जो है वो सुधर जाएगा। हर व्यक्ति अगर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा तो इस तरह से पूरे देश का स्वास्थ्य सुधर सकता है। बिकॉज कोई एक व्यक्ति पूरे देश का स्वास्थ्य का ध्यान रखे, ये मुमकिन नहीं है। तो अगर हम बोले कि अगर आज हम हमारे लाइफस्टाइल पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करते हैं तो हमारा कल बहुत अच्छा होगा, और सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे देश का कल बहुत अच्छा होगा। कई बार हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे पास 100 करोड़ है, 150 करोड़ की आबादी है, ओलंपिक में मेडल बहुत कम आते हैं। आबादी हमारे पास बहुत है, क्वांटिटी अगर हम बोलें तो बहुत ज्यादा है हमारी आबादी की, बट अगर हम क्वालिटी की बात करें तो हमारी आबादी की क्वालिटी कैसी है? कितने लोग हैं जो हेल्थ का मिनिमम स्टैंडर्ड भी पूरा नहीं कर पाते? कितने लोग हैं जिनको जो नॉर्मल कैलोरी खानी चाहिए दिन में उतनी भी नहीं मिलती है, 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता, और आप उम्मीद करते हैं कि हम मतलब अमेरिका या चाइना जैसा परफॉर्मेंस दे ओलंपिक में? तो पॉसिबल नहीं है। तो जरूरी है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो जनसंख्या है, उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी हो, मतलब वो हेल्थ वाइज, स्ट्रक्चर वाइज इतने स्ट्रांग हो कि हम उनमें से ही लोगों को ले जाके आगे स्पोर्ट्स में करियर बना पाए। और हेल्थ और फिटनेस सिर्फ स्पोर्ट्स वालों के लिए नहीं है, इट इज फॉर एवरीवन। हर एक को हेलो, बोला। हाँ, हर एक को अच्छा खाने की जरूरत है, हर एक को व्यायाम करने की जरूरत है, बिकॉज हर एक का अपना शरीर है और हर एक को अपने शरीर का ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसमें ही हम थोड़ा सा लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा करेंगे कि लाइफस्टाइल के क्या क्या
घटक हैं और उनका हम कैसे ध्यान रख सकते हैं जिससे कि हम आगे जाके अपने जीवन को बहुत ज्यादा आरोग्यपूर्ण या फिर एक फिट बना पाए। ओके, ओके। अगर हम लाइफस्टाइल की डेफिनेशन की बात करें, डिक्शनरी की अगर हम डेफिनेशन उठाएं, तो वो कहते हैं जीने का एक ऐसा तरीका है जो कि ये दिखाता है, दर्शाता है कि एक व्यक्ति या फिर एक समूह, एक ग्रुप या फिर एक व्यक्ति, उनका उनके जीवन के प्रति एटीट्यूड कैसा है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत कॉन्शियस होते हैं अपनी लाइफ को लेके कि नहीं, मुझे सेफ्टी बेल्ट लगाना ही है, मुझे हेल्मेट पहनना ही है, मुझे बाहर का कम खाना, मतलब त्यांचा एटीट्यूड तसा आहे, बघण्याचा जे दृष्टिकोन आहे तो तसा आहे की ते आपले स्वास्थ्याला प्रायोरिटी देत आहे, राइट। तो जर तसा असेल म्हणजे तुम्ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करताय, राइट। और ये एक तरीका है जीने का जिससे कि आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों स्वस्थ रहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना ही लाइफस्टाइल का काम नहीं है, उसमें आपका मानसिक आरोग्य भी आता है, आपका आध्यात्मिक आरोग्य भी आता है। एक व्यक्ति को पूरे तरीके से अगर हर पहलू पे हम ध्यान दें तो हर तरह से स्वस्थ होना चाहिए। सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य भी होना चाहिए, सामाजिक स्वास्थ्य भी जरूरी है और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे लाइफस्टाइल में ऐसी एक्टिविटी हो, ऐसे हम लोग गतिविधियां करें जिससे कि सीधा सीधा सकारात्मक प्रभाव हमारे आरोग्य पे हो। हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होगी? हेल्दी लाइफस्टाइल वो होगी जिसमें आपको सारे काम करें जिससे कि आपके हेल्थ को फायदा पहुंचता हो। जैसे कि अच्छा खाना खाएं, अच्छा खाने पे हम हर एक कंपोनेंट के बारे में आगे चर्चा करेंगे। अच्छा खाना खाएं, समय पर सोएं, समय से उठें, अच्छा व्यायाम करें, रोज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, आपको जो भी डॉक्टर ने कोई मेडिकेशन दी है उसको रेगुलर फॉलो करें। और उसके अलावा अगर आपके शरीर में कुछ जरूरत है शरीर की जिसका आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है, वो ध्यान अगर आप रखते हैं तो इट मीन्स आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना चुके हैं और उसी को जी रहे हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे उसको एक पिक्चर में दिखाने की कोशिश की है कि आपके इमोशंस पॉजिटिव हो। रेजिम मीन्स आप एक अच्छा शेड्यूल फॉलो करते हैं, आपका रोज की दिनचर्या एक आपने एक टाइम फिक्स किया हुआ है, आप एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज मैं 5 बजे उठाऊं, कल को मैं 12 बजे उठता हूँ, फिर तीसरे दिन में वापस से 7 बजे उठता हूँ। हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो कम से कम 6 दिन तो आप एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करें। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज शरीर का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जो सेट हो जाता है और उसको डिस्टर्ब करना इज नॉट गुड। ओके, रिक्रिएशन, आपका जो शाम का फावड़ा वेळ होता है उसका सही इस्तेमाल करें, क्योंकि वो सिर्फ आपके शारीरिक आरोग्य के लिए नहीं, आपके मानसिक आरोग्य के लिए भी बहुत जरुरी आहे। कधी कधी आपण खूपच स्ट्रेस्ड असतात आणि जर तुमचे आवडीचे 2 गाणे तुमचे आले कारमध्ये जेव्हा तुम्ही ड्राईव्ह करताय, व्हेन यू आर कमिंग बॅक होम, त्या ऐकून तुमचं मूड एलिव्हेट होत आहे, तुम्हाला चांगलं वाटतंय। सो रिक्रिएशन इज व्हेरी इंपॉर्टंट पार्ट ऑफ आवर लाईफ, बिकॉज तो एक असा वेळ आहे जेव्हा तुम्ही ऑफिसचं कार्य करत नाही, घरच्या कार्य करत नाही, तो वेळ तुमचा स्वतःचा वेळ आहे। तो त्याची तुम्हाला अजून थोड़ी काळजी घ्यावी लागेल कि मुझे ये समय जो मेरा है इसको मैं मेरे हिसाब से व्यतीत करूं और इसका इतना अच्छा फायदा मुझे मिले कि मेरा मानसिक और शारीरिक दोनों एकदम फ्रेश हो जाऊं, मैं एकदम आरोग्य मेरा जो है वो अच्छा रहे। तो रिक्रिएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। फिटनेस, कोरोना ने एक चीज तो हमको सिखा दी है कि जिंदगी में जो हम भूल गए थे कि आप कुछ भी कीजिए, आपके आरोग्य से बढ़कर जिंदगी में कुछ नहीं है। अब वो जो हम पहले बोलते थे हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही पूंजी है, वो अब लोगों को समझ में आ गया है अच्छे से कि एक दोनों तरीके से समझ में आ गया है कि अब लोगों को कि हमें स्वास्थ्य कितना जरूरी है। एक स्वास्थ्य पे अगर आती है तो पूरा देश रुक गया, पूरी दुनिया रुक गई है, स्वास्थ्य इतना इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अगर आप इसको ठीक से नहीं रखेंगे तो आपकी पूरी पूंजी भी इसी में ही खर्च होने वाली है। यू कैन सी द हॉस्पिटल बिल्स पीपल आर गेटिंग फॉर कोरोना ट्रीटमेंट। ओके, तो तुम्ही ते पण पाहू शकता की किती किती हॉस्पिटल त्यांना बिल देत आहे। तर इट्स व्हेरी इंपॉर्टंट की तुम्ही आधीच तुमची आरोग्याची चांगली काळजी घ्या आणि तुमच्या शरीराला एवढं मतलब स्ट्रॉंग करा की असे जे काय व्हायरस येत आहे, आज कोरोना व्हायरस आहे, उद्या दुसरा व्हायरस येणार आहे, तो तुम्हाला तेवढं नुकसान झालं नाही पाहिजे। ओके, तो फिटनेस खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि हेल्दी ईटिंग, चांगला आहार घ्या अँड क्लिअर वॉटर। 8 दिवसात तुम्हाला कमी 3 लिटर तरी पाणी प्यावे लागतं। 3 ते 4 लिटर तुम्ही ऍटलीस्ट 8 to 10 ग्लास ऑफ वॉटर एव्हरी डे, दररोज तुम्हाला घ्यायचे। कशाही वेदर असेल, थंडीच्या वेदर आहेत, गरमीच्या वेदर आहेत,
ते सोडून तुम्हाला 3 लिटर तर कमी रोज प्यावे लागेल. सो हे थोडेसे लाईफस्टाईल मध्ये हे गोष्टीवर तुम्हाला प्रत्येक दिवस लक्ष द्यायचे. आपल्याकडे काय घटक आहेत एक चांगले आरोग्य, जेव्हा आपण जीवनशैली म्हणतात की हे जीवनशैली आरोग्यदायी आहे, चांगली आहे, त्याचे खूप कंपोनेंट आहेत. ते कंपोनेंट काय आहे आपण पाहूया इकडे. फिजिकल ऍक्टिव्हिटी, ज्याला आपण शारीरिक गतिविधी म्हणतात. न्यूट्रिशन म्हणजे आहार, पोषण. मॅनेजिंग स्ट्रेस अँड स्लीप, तुमचे जे ताण आहेत आणि तुमची जे निद्रा आहे त्याला चांगल्या प्रकारचे त्याचं नियोजन करणे. ओके. चिकित्सिक सेवा, जे तुम्हाला मेडिकल केअर आहे त्याबद्दल. फॅमिली आणि फ्रेंड्स, तुमचे कुटुंब आणि तुमचे मित्र. मेंटल हेल्थ, तुमचं मानसिक आरोग्य. हेल्दी आणि पॉझिटिव्ह एन्व्हायरमेंट, आरोग्यदायी आणि सकारात्मक वातावरण तुमच्या आजूबाजूच्या. आणि नो टू सबस्टन्स अब्यूज, कुठल्याही प्रकारच्या औषधचा गैरवापर टाळायचे नाही करायचे. औषधचा गैरवापर जेव्हा आपण म्हणतो पदार्थ सेवन म्हणजे ड्रग्ज, अल्कोहोल, स्मोकिंग, ते. ओके. आता आपण 1 बाय 1 ईच कंपोनेंट आपण पाहूया. आणि हे गोष्टी तुम्हाला एक दिवस, एक आठवड्यात, एक महिना किंवा जोपर्यंत लॉकडाऊन आहे तोपर्यंत करायचे असं अजिबात नाहीये. हे लाईफ लॉंग साठी आहे, जीवनपर्यंत. पहिली आणि माझी सर्वात आवडीची जे कंपोनेंट आहे दॅट इज फिजिकल ऍक्टिव्हिटी, शारीरिक हालचाल आपण म्हणतात. ओके. आणि काल पण तुमचा एक सेशन झाला होता दादा सरांचा आणि त्यांनी तुम्हाला खूप एक्सरसाइज करून पण दाखवला आहे, आम्ही व्हिडिओ पाहत होती, राईट. फिजिकल ऍक्टिव्हिटी ची गरज कशासाठी आहे? तुम्ही म्हणणार फिजिकल आरोग्य ठेवण्यासाठी. येस, व्हेरी ट्रू. दैट इज दी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आपला, जो मुख्य हेतु है कि जब आप शारीरिक गतिविधि करते हैं तो आपकी शारीरिक स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहता है. बट ऐसे बहुत सारे शोध हुए हैं, बहुत सारी रिसर्च हुई है, जिसका परिणाम ये दिखाता है कि शारीरिक हालचाल अगर आप करते हैं रेगुलरली तो उसका उतना ही सकारात्मक प्रभाव आपके मानसिक आरोग्य पे भी पड़ता है. जो लोग फिजिकल एक्टिविटी डेली करते हैं, बहुत रेगुलरली करते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है. ऐसा कई बार प्रूफ हो चुका है. तो शारीरिक गतिविधि सिर्फ आप अपने शारीरिक आरोग्य के लिए नहीं, मानसिक आरोग्य के लिए भी करना चाहिए. जो लोग शारीरिक गतिविधि रेगुलरली करते हैं, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, जो रिसर्च में प्रूव हुए हैं कि उनकी मृत्यु दर कम होती है. पहली चीज, ऐसे लोग ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं, उनका लाइफ स्पॅन लंबा होता है. म्हणजे त्यांच्या जे आयुष्य आहे ते लांब असतात, ते 80 कम से कम. जैसे कुछ नॉर्मल लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो एवरेज एज 65 है, तो जो एक्सरसाइज करते हैं उनका एवरेज एज 75 है, 80 तक है, राइट. असं त्यांचे लाईफ स्पॅन जे आहे ते चांगला राहतात, लांब राहतात. आणि जे काय तुमचे आजार आहेत, हृदयविकार आहेत किंवा कॅन्सर आहेत किंवा डायबिटीज आहे, हायपरटेन्शन आहेत, मधुमेह म्हणतात आपण, किंवा आपण लठ्ठपणा, ओबेसिटी आहेत, हे सगळे तुम्ही टाळू शकता जर तुम्ही रेग्युलर फिजिकल ऍक्टिव्हिटी करताय. ओके. त्याच्या रिस्क एकदमच खाली येत आहे जेव्हा तुम्ही फिजिकल ऍक्टिव्हिटी करताय. ओके. तुमची जे एज मुळे, वयमुळे होणारे चेंजेस आहेत शरीरात, इथे मला एक गोष्टी सांगायची. आपली 2 प्रकारची वय असतात, खूप प्रकारची आहेत, बट 2 मुख्यतः असतात. पहिली असतात क्रोनॉलॉजिकल एज म्हणतात आपण, जे कॅलेंडर प्रमाणे असतात. जर माझा जन्म 1980 मध्ये झालेला आहे तर आज मी 40 वर्षाची असणार, हे कॅलेंडर एज आहे. ओके. ते तुम्ही बदलू शकत नाही, ते तुम्ही थांबू शकत नाही. जसं जसं कॅलेंडर पुढे जाणार आहे तसं तसं तुमची वय पण पुढे जाणार आहे. ओके. आणि दुसरी एज असतात मेटाबॉलिक एज, ज्याला आपण म्हणतात की माझी वय जर 40 ची असेल, बट जे माझे बॉडी फंक्शन्स आहेत किंवा माझी जे फिटनेस आहे ते 30 वर्षाची मुलीसारखी आहे. तर दॅट माय मेटाबॉलिक एज वुड बी 30, राईट. आणि फरक असतात, बिकॉज 30 मध्ये तुम्ही एकदम तुमची जे फिटनेस आहे ते चांगली असतात 40 पेक्षा, तुमचे जे सिस्टमची जे कार्यप्रणाली आहे ते स्मूथ असतात 40 पेक्षा. तर एजिंग मुळे, वयमुळे होणारे जे काही बदल आहे तुमच्या शरीरात ते आपण खूपच कमी करू शकतात आणि किंवा त्यांना डिले करू शकतात. जे 40 मध्ये आला पाहिजे ते चेंजेस तुम्हाला 50 मध्ये येणार आहेत. म्हणजे अजून 10 वर्ष तुम्ही एकदम चांगली फिटनेस एन्जॉय करू शकतात. तर हे तुम्ही करू शकता शारीरिक हालचालमुळे. त्याच्यानंतर डिमेन्शिया रिस्क. डिमेन्शिया काय असतात? हे जे म्हातार लोग होतात किंवा जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनके अंदर थोड़े मानसिक प्रॉब्लम्स आने लगते हैं. मानसिक प्रॉब्लम म्हणजे काय की मेमोरी लॉस, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, किंवा थोड़ा सा यादें, मेमोरी में थोड़ा चीजें कम याद रहती हैं, या उनको लॉजिक या रीजनिंग करना उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है, या उनको कुछ चीजों को ना समझने में, परसीव करने में और रिएक्शन देने में टाइम लगता है. ये सारे मेंटल फंक्शंस हैं. तो ये थोड़े थोड़े एज के साथ
हमारे कम होने लगते हैं। तो वो आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, बंद तो नहीं हो पाएगा शायद, बट डिले हो जाएगा। एटलीस्ट आप ये 60 में आपको ये प्रॉब्लेम नहीं होंगे, होने भी होंगे तो 70 के बाद होंगे. ओके, असं आपण करू शकतात. आणि आपले जे बी ब्रेनचे फंक्शनिंग आहेत, प्रोसेसिंग, अटेन्शन, मेमरी, हे सगळे चांगले होणार जेव्हा तुम्ही एक्सरसाइज करताय. आणि आता मुझे नहीं लगता आज से पहले किसी ने मानसिक आरोग्य के बारे में इतनी चर्चा की है. जब से कोविड शुरू हुआ था, लोगों ने मानसिक आरोग्य के बारे में चर्चा करनी शुरू कर दी थी कि अब लोग घर में बंद हैं, हम सोशल एनिमल हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, हमें समाज की जरूरत है. हमें आदत थी गणपति पे हर एक गली में 10-10 गणपति के मंडल लगे होते थे, आज एक भी नहीं है. तो सबको लगा था कि ये सबको ना बहुत स्ट्रेस देने वाला है, तान देने वाला है, लोगों को अभी बहुत प्रॉब्लम होने वाला है घर में बंद रह के, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होने वाला है. तो सब लोग मानसिक आरोग्य की बात करने लगे. कितने वेबिनार्स हुए, यूनिवर्सिटीज ने ट्रेनिंग कराई है आपके इसके लिए कि भाई लोगों का मानसिक आरोग्य बना रहे. और WHO जो हमारा जागतिक आरोग्य संगठन है, उसने भी ये डिक्लेयर किया था कि नेक्स्ट पेंडेमिक जो होगा, इट वुड बी मेंटल हेल्थ, इट वुड बी रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, बिकॉज ये कोरोना से इतना बैड इफेक्ट लोगों के मेंटल हेल्थ पे होने वाला है. बट जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आप डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस को भी बीट कर सकते हैं, उसको भी हरा सकते हैं. क्योंकि स्ट्रेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी में, कॉर्टिसोल और बाकी हार्मोन, वो कम हो जाते हैं अगर हम एक्सरसाइज करते हैं. पता नहीं आप लोगों में से अगर आपने कभी व्यायाम किया है या एक्सरसाइज की है, कभी नोटीस करना आप की हम जब सपोज मी अर्धा तास पडून आली, मी एकदम एक्झॉस्ट झाली आहे, एकदम मतलब थकली आहे, खूप मैं थक गई हूँ और खूप पसीना आ रहा है, खूप थक गई हूँ, एकदम एक्झॉस्ट. पण मनात मला चांगलं वाटतंय, मला एक सेन्स ऑफ हॅपीनेस असतात, मला खूप खुशी आहे की मी अर्धा तास पडली आणि मी थोड़ा मतलब थकान हुआ, मुझे इतना स्वेटिंग हुआ है, तो मला चांगलं वाटतंय. यू फील पॉझिटिव्ह. that is because of certain chemicals which release due to the exercise, एंडोमॉर्फिन्स आणि असे आपले न्यूरोट्रान्समिटर्स असतात किंवा अजून हॉर्मोन्स असतात जे तुम्हाला सेन्स ऑफ हॅपीनेस देतात, आणि दॅट हेल्प्स यू टू बीट स्ट्रेस, डिप्रेशन अँड एन्झायटी. तर फिजिकल ऍक्टिव्हिटीमुळे तुम्ही तुमचे मानसिक आरोग्य पण चांगले करू शकता. ओव्हरऑल सायकोलॉजिकल वेलबिंग ज्याला आपण म्हणतात, ते तुम्ही सतत ठेवू शकता. यू कॅन सी हाऊ इम्पॉर्टंट फिजिकल ऍक्टिव्हिटी इज. आणि इथे मला अजून एक गोष्टी सांगायचे की आपली हे जे बॉडी आहेत, नेचरने घडून दिलेली आहे, हे बॉडी इज मेंट फॉर फिजिकल ऍक्टिव्हिटी. आपल्याला हात पाय यासाठीच दिलेले आहेत की आपल्याला फिजिकल ऍक्टिव्हिटी करायची. आमचं शरीर एक मशीन सारखं आहे, तुम्ही जर नाही वापरलं तर हे सगळं वाया जाणार आहे आणि तुम्हाला त्रास होणार आहे. एखादी गाडी जर तुम्ही घेतली आहे आणि जर तुम्ही त्याला चालवलं नाही तर 1 महिन्यानंतर तो बंद पडतात. तसंच तुमचं शरीर आहे, हे सगळी गोष्टी चालली पाहिजे. ओके, so it's a machine, if you don't use it you will lose it. so it's important that you should do physical activity. रोज करिए आप फिजिकल एक्टिविटी, जिससे कि ये मशीन चलती रहे, और ये मशीन जितनी चलेगी उतनी अच्छी बनेगी. तो बहुत जरूरी है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करते रहें. ओवरऑल जो आपके ब्रेन सेल ग्रोथ है वो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी से बेहतर हो जाती है. कितना मांग रहे हैं हम आपसे? आप अगर बहुत बैठते हैं रोज पूरा टाइम, अब जब से कोरोना शुरू हुआ है सबका सारा टाइम स्क्रीन के आगे जाता है, ऑफिस का काम बैठ के, बीच बीच में उठ के थोड़ा बहुत घर का काम, पूरा टाइम जिस मोबाइल और कंप्यूटर को हम बोलते थे कि दूर रखिए अपने स्वास्थ्य के लिए, आज पूरी दुनिया आपकी मोबाइल और कंप्यूटर पे ही आ गई है. ठीक है, आप बहुत बैठते हैं, आपके पास बहुत रीजन है कि ऑफिस का काम है, बच्चों का स्कूल है, खूब सारे काम है. पूरे 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा आप अगर फिजिकल एक्टिविटी को दें तो भी बहुत है. ये कुछ बहुत ज्यादा तो कोई नहीं मांग रहा है आपसे. 24 घंटे में से आप 23.5 घंटे आपको बैठना है, बैठिए, जो करना है कीजिए, बट एटलीस्ट आधा घंटा एक अच्छा एक्सरसाइज प्रोग्राम कीजिए, जिससे कि आपके ये बाकी के 23 घंटे भी अच्छे से गुजरे. ओके, सो इतना सा ही आपसे मांगा जाता है और इतना सा आपका देना बनता है. क्योंकि यहाँ पे एक फैक्ट अगर आप देखेंगे, एक डेटा शीट है यहाँ पे कि दिखाया गया है कि जिनके एक्टिविटी लेवल कम है, उन लोगों के आरोग्य के जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा है. जिनका ऍक्टिव्हिटी लेवल ज्यादा आहे, जे दिवसात चांगली ऍक्टिव्हिटी करतात किंवा फिजिकली ऍक्टिव्ह आहेत, त्यांचे हेल्थचे प्रॉब्लेम खूपच कमी आहे. बट ज्यांचे ऍक्टिव्हिटी कमी आहे त्यांचे हेल्थचे प्रॉब्लेम जास्त आहेत. म्हणून हे खूपच गरजेचं आहे की दिवसात 30 मिनिट विग्रस टू मॉडरेट ऍक्टिव्हिटी सगळ्यांना करावे लागेल. आणि जर तुम्ही विग्रस किंवा मॉडरेट ऍक्टिव्हिटी करू शकत नाही, तुम्हाला काही प्रॉब्लेम आहेत आरोग्याचा, तर कमी 10 स्टेप प्रत्येक दिवस तुम्हाला चालायचे. ओके, तेवढं तरी तुम्हाला
लक्ष ठेवायचे. आणि इथे WHO चा मी एक रेफरन्स देणार आहे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन, जागतिक आरोग्य संघटना, त्यांनी दिलेला आहे, स्पेशली सिन्स कोरोना हॅज स्टार्टेड, की प्रत्येक आठवड्यात, इन 1 वीक, एक सप्ताह में आपको कम से कम 130 मिनट की ऍक्टिव्हिटी करनी चाहिए. कमी तुम्हाला 130 मिनिट ची शारीरिक ऍक्टिव्हिटी करणं गरजेचं आहे. आणि आठवड्यात 2 दिवस तुम्हाला तुमच्या शरीराची ताकदीसाठी काहीतरी व्यायाम करावे लागेल. म्हणजे काय की 130 मिनिट्स ऑफ फिजिकल ऍक्टिव्हिटी इन अ वीक आणि 2 डेज यू मस्ट डू सम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऍक्टिव्हिटी. ओके, तर फिजिकल ऍक्टिव्हिटी साठी तुम्ही काय काय करू शकतात? वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, जे तुम्हाला सूट करेल. आय एम अ व्हेरी आर्डंट वॉकर आणि मला वॉकिंग मध्ये खूपच विश्वास आहे. तर ते तुम्ही, बिकॉज इट्स व्हेरी सेफ, नो एनीबडी कॅन डू इट, काही साईड इफेक्ट्स नाहीये. पण जर तुम्हाला जमत असेल तर रनिंग आणि जॉगिंग एकदम चांगलं आहे, ते करायचे. ज्यांना काही जॉईंट्सचा प्रॉब्लेम आहेत, ओके, आणि अजून दुसरे प्रॉब्लेम आहेत की तुम्ही पडू शकत नाही, तुम्ही चालू शकत, त्यांच्यासाठी स्विमिंग खूप चांगला ऑप्शन आहे, बिकॉज थेरपेटिक. ओके, सो स्विमिंग तुम्ही करू शकतात. सायकलिंग, चाहे तुम्ही ते जागा वर जे असतील ते सायकलिंग करू शकतात, किंवा तुम्ही आजकाल तर सायकलचे ग्रुप्स आहेत. तुम्ही जर फेसबुकवर पाहिला किंवा व्हाट्सएप वर पाहिला, पीपल फ्रॉम सिटी एक साथ इकट्ठे होते हैं और एक साथ साइकिलिंग ट्रिप पे जाते हैं, लंबे लंबे डिस्टेंस कवर करते हैं. तो ये एक नया ट्रेंड है आजकल. लोग 20-20, 25-25 हजार की साइकिल खरीद रहे हैं और उसको वो साइकिलिंग करते हैं. दैट अगेन अ व्हेरी हेल्थ बुस्टिंग ऍक्टिव्हिटी, ते तुम्ही करू शकतात. आणि ज्यांना थोडासा म्युझिक मध्ये इंटरेस्ट आहे, डान्स मध्ये इंटरेस्ट आहे, ते झुंबा, एरोबिक्स किंवा अशी काही ऍक्टिव्हिटी करू शकतात. हे तुमचे हार्ट हेल्थ साठी आहे, हृदयाची आरोग्यासाठी आहे. जेव्हा आपण ताकदीचा विचार करतोय की आपल्याला स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करायचे, ताकद वाढवायची, त्यासाठी आठवड्यात 2 दिवस तुम्हाला व्यायाम करावे लागतात. आणि जर तुम्ही जिम जात असेल, परफेक्ट, जिम मध्ये सगळं शेड्यूल असतात प्रत्येक स्नायूप्रमाणे. जर तुम्हाला जिम जाणं जमणार नाही, तुम्हाला असं वाटतं मला घरी राहूनच काहीच करायचे, मी बाहेर पडू शकत नाही आणि मला अजिबात ते जमत नाही, मला थोडासा भीती आहे किंवा शायनेस आहे, मला घरीच करायचे, दॅट इज माय कम्फर्ट झोन. ओके, त्यासाठी तुम्ही ओन बॉडी वेट एक्सरसाइज करू शकता. तुम्हाला स्वतःचं जे बॉडी वेट आहे त्याला तुम्ही रेजिस्टन्स घेऊन ते एक्सरसाइज तुम्ही करू शकतात. आणि त्याचे भरपूर व्हिडिओ युट्यूब आणि गुगलवर आहेत. ओके, तर ते तुम्ही पहा. पण आठवड्यात 2 दिवस तर तुम्हाला ते स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करायचे. तर ओन बॉडी वेट करू शकतात, किंवा असं रबरचे थेराबँड येतात वेगवेगळे कलरचे, तुमचे ताकदचे लेवल प्रमाणे तुम्ही ते विकत घेऊ शकतात. खूप महाग पण नाहीये, आणि ते घेऊन तुम्हाला भरपूर एक्सरसाइज करता येईल, अप्पर बॉडीचे, लोअर बॉडीचे, ॲब्डोमेनचे. ओके, ते तुम्ही करू शकतात. आणि त्याचे पण भरपूर व्हिडिओ आय मीन सगळे अवेलेबल आहेत युट्यूबवर, गुगलवर माहिती अवेलेबल आहेत, किंवा तुम्ही तुमच्या जवळ कोणी ट्रेनर असेल ते आम्ही त्यांचा सपोर्ट घेऊन तुम्ही ते प्रोग्राम सुरू करू शकता. ओके, जे दिवसात खूप वेळ जे चेअरवर बसतात किंवा ऑफिसचं काम करतात एका जागावर बसून, त्यांच्यासाठी डेस्क आणि चेअर वर्कआउट्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल, मी माझा हे वेबिनार आहे, त्यानंतर ऑनलाईन क्लास आहे, त्यानंतर काहीतरी मीटिंग आहेत, तर खूप वेळ माझा इथे बसून जाते. तो ऐसे लोगों के लिए चेयर पे बैठे बैठे आप क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गो अप, स्ट्रेच, यू कैन गो साइड, थोड़ा सा नेक रोटेशन, थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंडिंग, थोड़ा वर येणं. तो आपको ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है या बैक के प्रॉब्लम है, ये आप टाल सकते हैं. किसी भी एक पोस्चर में बहुत लंबे समय तक ना बैठे. आधा घंटा हो जाता है तो खड़े हो जाइए, थोड़ा सा वॉक करके आइए, खुद को स्ट्रेच कीजिए, साइड बेंडिंग कीजिए, फॉरवर्ड बेंडिंग कीजिए, बैकवर्ड बेंडिंग कीजिए, जो हम करते ही नहीं है बैकवर्ड बेंडिंग. तो सामान उठाने के लिए फिर भी थोडी फॉरवर्ड बेंडिंग होती है, बट बैकवर्ड बेंडिंग आपण अजिबात करत नाही, म्हणून आपल्याला बॅकचे एवढे प्रॉब्लेम सुरू झालेले आहेत. तो दैट कैन बी डन. तो तसा अपन चेयर किंवा डेस्क वर्कआउट करू शकतात. योगा का महत्व तो अभी मुझे इस पे कुछ बोलने का मतलब ही नहीं बनता. आपका पहला सेशन भी हुआ था घरोटे सर का, और पूरी दुनिया अब आजकल योगा की तरफ देख रही है अपने हेल्थ के प्रॉब्लम्स के लिए, और ये हमारी संस्कृति है, हमने ही उसको दुर्लक्ष किया था. तो जिनको योगा अच्छा लगता है वो योगा कर सकते हैं. योगा के लिए मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरा खुद का विश्वास है. योगा 1 या 2 घंटे का काम नहीं होता है. योगा अपने आप में एक जीवनशैली आहे. योगा तुम्ही 1-2 तास करत नाही, तुम्हाला ते 24 तास करावे लागतात. म्हणजे काय की एक योगीप्रमाणे तुम्हाला झोपावे लागतात वेळेवर, कधी झोपायचे, कधी उठायचे, जेवण मध्ये काय घ्यायचे, म्हणून तुम्ही म्हणू शकता की मी योगा करतो. आज नाहीतर जे तुम्ही 1-2 तास करतोय, दॅट्स अ फिजिकल एक्सरसाइज, दॅट्स नॉट अ योग.
ओके. योगा म्हणजे तुम्हाला दिवसात तुम्ही अर्धा तास किंवा 1 तास तुमचं ते प्राणायाम किंवा मेडिटेशन साठी द्या. मानसिक तौर पर आपको स्वस्थ होना होता है. आसन करा आणि जेवण घेताना तुम्ही लक्ष द्या, तुम्ही काय जेवताय, कधी झोपायचे, कधी उठायचे. तर योगा इज अ जीवनशैली इन इट सेल्फ. हे पूर्ण जीवनशैली आहेत आणि तसंच अर्थ तुम्हाला घेणं गरजेचं आहे योगचा. हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. ओके. त्यानंतर फैशनेबल पश्चिम सभ्यता से भी बहुत सारे एक्सरसाइज के टेक्निक आए जो लोग यूज करते हैं, उसका फायदा भी उनको मिलता है. पिलाटेस है, टायची है, किक बॉक्सिंग है, अजून खूप प्रकार आहेत व्यायामचे. तर गुड न्यूज काय आहे की एवढे ऑप्शन आहेत तुमच्याकडे की तुम्ही काहीच ऑप्शन तुमचे आवडीप्रमाणे निवड शकतात. आणि बॅड न्यूज काय आहे की थोडंसं त्याबद्दल तुम्ही वाचा आणि जर स्पेशलिस्ट असेल तेव्हाच तो तुम्ही यूज करा, नाहीतर बेसिक वर तुम्ही लक्ष द्या. जे बेसिक एक्सरसाइजेस आहे तेच करा. जर तुम्हाला एखादं अशी फॅशनेबल पद्धत वापरायची तर तुम्ही मेक शुअर कि तुमच्याकडे कोणी एक्सपर्ट आहे जे तुम्हाला करून दाखवणार की हे कसं करायचे. ओके. तो जब तक आपके आसपास कोई तज्ञ नहीं है तो ऐसे अपने आप से ये एक्सरसाइजेस ट्राई मत कीजिए. कभी कभी उसके साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं. तो बहुत जरूरी है तब आप सिंपल एक्सरसाइज कीजिए, चलना, स्विमिंग, थोड़े से स्ट्रेचिंग, होल बॉडी कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेस, ये सब आप कीजिए. ओके. तो ये हम कर सकते हैं. लिस्ट एंडलेस है, बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं. क्या करना है ये आपके ऊपर है, बट प्लीज रोज कुछ तो कीजिए. और जब आप निवड़ कर रहे हैं, मेरे को आपको यहाँ पे एक बात बहुत जरूरी है बताना कि हम लाइफ की बात कर रहे हैं, हम पूरे जीवन की बात कर रहे हैं. तो वही कीजिए जो आप जीवन भर कर सकते हैं. मैंने लोगों को देखा है कि मुझे 5 किलो वजन कम करना 1 महीने में, तो वो 1 महीने में बहुत एक्सरसाइज करेंगे, सब करेंगे, डाइट भी करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे. 1 महीने में 5 की जगह 6 किलो वजन भी कम हो जाएगा. अगले महीने से फिर वही रूटीन, फिर वही खाना पीना चालू, एक्सरसाइज बंद, परत 5 की 6 कम किया था 8 बढ़ गया. ऐसा मत कीजिए. अगर आप पूरे जीवन भर रोज 2 घंटा एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आधा घंटा तो आप मैनेज कर सकते हैं. तो रोज आधे घंटे से शुरू कीजिए. मैं सुबह आधा घंटा एक्सरसाइज कर लिया, वेरी गुड. शाम को मैंने सोचा था मेरा एक मीटिंग है, वो मीटिंग कैंसिल हो गया, मेरे पास टाइम है तो और आधा घंटा एक्सरसाइज कर लो. फिक्स तो नहीं है ना, और आधा घंटे का एक वॉक कर लो, दॅट विल बी अ बोनस, राईट. पण जे काय तुम्हाला करायचे थोडंसं लक्ष द्या की मला हे आयुष्यात करायचे, हे 1 दिवस 2 दिवस 1 महिने किंवा 1 वर्षाचा कार्यक्रम नाही आहे. तर तसं चेंज तुम्हाला करावे लागेल. पुढे पाहूया. आहार बद्दल पण मी इथे खूप असे कंपोनेंट नाही दिले बिकॉज सगळ्यांना माहिती आहे. कार्बोहायड्रेट आहे, प्रोटीन आहे, फॅट्स आहे, मिनरल्स आहे, विटामिन्स आहे आणि रफेज ज्याला आपण फायबर म्हणतात ते असलं पाहिजे. बट न्यूट्रिशन कसं असावा? पहिली गोष्टी एडिक्वेट म्हणजे पर्याप्त. आता काय झालंय, एवढे मतलब डाईट फॅट झालेले आहेत. कोणाला इंटरमिटेंट फास्टिंग करायचे, कोणाला दीक्षित डाईट करायचे, कोणाला कीटो डाईट करायचे. म्हणून काय होतं आपलं आणि कोणाला एकदमच डाईट वर जायचं, मला 10 kg वजन कमी करायचे, मी काहीच खाणार नाही, नुसतं क्युकंबर किंवा काकडी किंवा बीट असावरच चालणार आहेत, अजिबात रोटी चावल काहीच मी घेणार नाही, राईट. दॅट इज. तर तेव्हा काय होणार, तुम्हाला शरीराला पर्याप्त पोषण भेटणार नाही. तर पोषण पर्याप्त असलं पाहिजे, एडिक्वेट असला पाहिजे, कमी पण नाही आणि जास्त पण नाही. येस, इफ यू आर ऑलरेडी ओबेस, तुम्हाला लठ्ठपणा आहे, तुम्हाला कमी करायचे, तेव्हा तुम्ही तुमची गरज प्रमाणे कमी जेवण घ्या, थोडासा कॅलरी बॅलन्स नेगेटिव्ह करा. आणि जेव्हा तुम्हाला वजन वाढवायचे तेव्हा तुम्ही तुमचं कॅलरी बॅलन्स थोडासा पॉझिटिव्ह करा. हे काय आहे? कॅलरी म्हणजे काय? दिवसात तुम्हाला शरीराला किती कॅलरीची गरज आहे, किती ऊर्जाची गरज आहे, त्याला आपण मापन कॅलरी मध्ये करतो. तुम्ही हे शब्द ऐकलेला असेल. सपोज आणि ते तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. जर तुम्ही गुगलवर गेला, तुम्ही BMR टाका, बेसल मेटाबॉलिक रेट. ओके. काहीच नाही करताना जर तुम्ही एकदम बेडरेस्टवर पण आहेत तरी शरीराला त्याचे कार्यक्रम करण्यासाठी जे काय फंक्शन्स आहेत त्यासाठी एक फिक्स अमाउंट ऑफ कॅलरीजची गरज असतात, ऊर्जाची गरज असतात, त्याला आपण BMR म्हणतो. ओके. रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट किंवा बेसल मेटाबॉलिक रेट. ते तुम्ही कॅल्क्युलेट करा. ते गुगलवर सिंपल फॉर्म्युला आहे. तुमची वय टाका, जेंडर टाका आणि तुमचे जे काय आहे तिथे ते विचारतात आणि एज आणि तुमची हाईट असं हे टाका आणि ते तुम्हाला दाखवतं की तुमची सपोज 1500 किलो कॅलरीज तुमची BMR आहे. 1500 म्हणजे तुम्हाला काहीच नाही करताना तरी सुद्धा तुमच्या शरीराला 1500 ची गरज आहे. त्याच्यावर तुम्हाला किती कॅलरीज घ्यायचे की तुम्ही किती ऍक्टिव्हिटी करता दिवसात, तुमच्या जीवनशैली ऍक्टिव्ह आहेत की तुम्ही पूर्ण दिवस खुर्चीवर बसून काढतात, तर त्याप्रमाणे तुम्हाला अजून 500-1000 कॅलरीज तुम्ही एक्स्ट्रा घेऊ शकता. बट जर तुम्हाला वजन कमी करायचे
तर तुम्हाला थोडंसं जितकी तुम्हाला कॅलरीची गरज आहे त्यापेक्षा 500 कॅलरीज तुम्ही कमी करा, तर तुम्ही आठवड्यात अर्धा केजी वेट कमी करू शकता. म्हणून तुम्हाला त्याप्रमाणे तुमची कॅलरी बॅलन्स सतत ठेवायचे. अप्रोप्रिएट, योग्य, ज्या आहाराची गरज माझ्या शरीराला आहे तसंच आहार असावा. ओके, योग्य. जो आहार मुझे चाहिए जरूरी नहीं वो भीमा सर को भी चाहिए. उनका दिनचर्या अलग है, उनके टार्गेट्स अलग है फिटनेस के, त्यांची गरज वेगळी असेल, माझी गरज वेगळी आहे. जे माझ्यासाठी योग्य आहे त्यांच्यासाठी योग्य नसणार, जे त्यांच्यासाठी योग्य आहे तो माझ्यासाठी योग्य नसणार. तर तुमच्या शरीरची गरज प्रमाणे जे योग्य असेल ते आहार घेणं गरजेचं आहे. तिसरा पॉइंट आहे बॅलन्स्ड, संतुलित. जे आहार तुम्ही घेता ते संतुलित असला पाहिजे. असं नको की तुम्ही एक कंपोनेंट किंवा कार्बोहायड्रेट वर खूपच लक्ष दिलं आणि खूप जास्त कार्बोहायड्रेट घातले खाल्ले तुम्ही हे जेवण मधून, बट जे तुमचे विटामिन सी होतं, विटामिन डी होतं, त्याच्यावर तुमचं दुर्लक्ष झालं. तसं नाही करायचं. तुम्ही हे लक्ष ठेवा की तुमची वयप्रमाणे, जेंडर प्रमाणे तुमचे काय काय गरज असतात, कार्बोहायड्रेटची, प्रोटीनची, फॅटची किती गरज असतात, आणि त्याप्रमाणे तुमचं जे मील आहे तुम्ही प्लॅन करा आणि तो घ्या. ओके, इट शुड बी बॅलन्स, संतुलित पाहिजे. नेक्स्ट इज कम्प्लीट, संपूर्ण असावं. संपूर्ण म्हणजे काय की सगळी गोष्टी असली पाहिजे. सगळे जे न्यूट्रिएंट्स आहेत, सगळे जे पोषक तत्व आहेत तुमचे, कार्बोदके, प्रथिने, मेद, जीवनसत्व किंवा खनिज पदार्थ, सगळे प्रॉपर मात्रामध्ये एकदम संपूर्ण जेवण असलं पाहिजे. इथे मला एक गोष्टी सांगायची तुम्हाला. आमची जो ट्रेडिशनल आहेत फूड, आपण जे थाली म्हणतात, तुम्ही महाराष्ट्रीयन बघा किंवा पंजाबी बघा किंवा साऊथ इंडियन बघा किंवा गुजराती थाली बघा, दॅट इज व्हेरी कम्प्लीट न्यूट्रिशन. जर तुम्ही कधी पाहिला ट्रेडिशनल थाली, त्याच्यामध्ये हिरवी भाजी असेल, एक डाळ असेल, राईस असेल, चपाती असेल, ताक असेल, काहीतरी गोड असेल. दिस इज व्हॉट वी कॉल अ कम्प्लीट मील, आणि तसंच असलं पाहिजे. ओके, यू शुड हॅव कम्प्लीट मील. बट व्हेन आय से कम्प्लीट, तुम्हाला महाराजा थाली खाण्याची गरज अजिबात नाहीये. तेवढं तुम्ही पोर्शन कम करा. एखादा आयटम एकदमच मायनस करण्यापेक्षा चांगलं काय आहे की तुम्ही जे घेताय तो थोडं कमी घ्या. सगळं घ्या, तुम्हाला जे काही पाहिजे ते घ्या. पुरणपोळी तुम्हाला आवडते ते घ्या, बट थोडा क्वांटिटी कमी करा. दॅट इज इम्पॉर्टंट, अँड दॅट इज व्हॉट वी कॅन डू फॉर लॉंग वे. आज जर मी तुम्हाला म्हणलं एकदम राईस काढून टाका, जर तुम्हाला तुमचं आरोग्य ठीक करायचे, तुम्ही 1 आठवडा राईस टाळू शकतात, 1 महिना टाळू शकता. त्यापेक्षा जादा तुम्हाला राईसची सवय आहे, तुम्ही टाळू शकत नाही. परत 1 महिन्यानंतर तुम्ही राईस सुरू करणार आहोत. तर असे चेंज करण्यामध्ये काही उपयोग नाही. जे चेंज तुम्हाला करायचे तसे चेंज करा, तशी बदल करा जे तुम्ही लाईफ लॉंग ठेवू शकता. फॉर एक्झाम्पल, मी राईस अजिबात नाही घ्यायचे, तसं मी लाईफ लॉंग पाळू शकत नाही. त्यावेळी मी काय करू शकतात की येस, मी एकच वेळा राईस घेईल, ओके, आणि मी एकच वाटी घेईल. हे चेंज मी करू शकता. तर तसं जे तुम्ही आयुष्यात मेंटेन करू शकता तोच बदल करायचे. ओके, तो तुमचं जे जेवण आहे ते कम्प्लीट असलं पाहिजे. नेक्स्ट, ईट हँडफुल अँड नॉट प्लेटफुल. जेव्हा आपण म्हणतो ना हँडफुल ऑफ नट्स, नट्स म्हणजे काय असतात, हे तुमचे बीज असतात, फ्लॅक्स सीड, कॅशू, बदाम, अक्रोड, हे जे असतात त्याला आपण नट्स म्हणतात. तर रोज तुम्हाला हँडफुल म्हणजे एक हँडफुल तुम्हाला घ्यायचे. जेव्हा आपण हँडफुल म्हणतात ते हँडफुलच ठेवा. असं नाही प्लेट मध्ये आलं आणि प्लेट फुल तुम्ही सगळं खाल्लं, तसं अजिबात करायचे नाही. रेनबो फूड, आता हे रेनबो, इंद्रधनुष फूड जिसको हम बोलते हैं, कि रेनबो फूड क्या है? रेनबो फूड ऐसा कोई फूड नहीं है कि भाई जो एक मैजिक फूड मैडम बता रही है आज ये खा के हमारे सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे. ये कोई ऐसा जादुई खाना बिल्कुल नहीं है. रेनबो फूड मतलब क्या होता है कि आपका जब आप थाली लें तो उसकी थाली में आपको कलर्स होने चाहिए. फॉर एक्झाम्पल, आणि नॅचरल कलर्सची मी गोष्टी इथे चर्चा करते, ते आर्टिफिशियल फूड कलरची गोष्टी नाही. फॉर एक्झाम्पल, ऑरेंज कलरची कॅरेट, गाजर तुमची सब्जीमध्ये दिसली पाहिजे. भोपळा ऑरेंज कलरच्या असतात, पालक हिरवी कलरची असतात, बीटरूट पर्पल कलरच्या असतात, ओके, आणि बटाटा पाहिलं तर पांढरा असतात. तर असे वेगवेगळे कलर दिसले पाहिजे तुमच्या थालीमध्ये. जेवढे, बिकॉज हा प्रत्येक कलर मध्ये वेगळे न्यूट्रिएंट असतात. जेवढे जास्त कलर तुम्ही वापरलं तेवढं चांगली तुमची आणि तेवढी कम्प्लीट तुमची डाईट असणार. म्हणून आपण रेनबो फूड म्हणतो. जास्त जास्त कलर ऍड करा, आणि कलर म्हणजे नॅचरल फॉर्म मध्ये, नॅचरल कलरफुल व्हेजिटेबल्स आपण म्हणतात, ते तुम्ही करू शकता. वॉटर पेक्षा इम्पॉर्टंट कुठलाही घटक नाही आहे, बिकॉज आवर बॉडी इज 70% वॉटर. आमच्या शरीरात 70% पाणी आहे. जर तो पाणी कमी पडलं की आपल्या शरीरात प्रॉब्लेम होणार आहे. म्हणून ते पाणीचं लेवल आपल्याला सतत ठेवायचे. म्हणून मी म्हटलं की तुम्ही कमी 3 लिटर ते 4 लिटर पाणी
रोज पिया, दैट इज इम्पॉर्टेंट। आणि आजकल आप देखेंगे तो मोबाइल में एप्स हैं, पानी के लिए रिमाइंडर देते हैं आपको हर घंटे पे कि रिमाइंड किया है कि अगर नहीं पिया तो 1 घंटा पानी पिए, ऐसा आप कर सकते हैं। ओके, स्मार्ट कुकिंग, ये क्या है स्मार्ट कुकिंग? अभी जो वर्ल्ड है ना वो स्मार्ट वर्ल्ड हो गया, हमारे फोन स्मार्ट हो गए हैं, हमारे टीवी स्मार्ट हो गए हैं, हमारे घर के दरवाजे स्मार्ट हो गए हैं, घर की लाइटें स्मार्ट हो गई हैं, अब तो सब कुछ स्मार्ट हो गया, तो हमें कुकिंग भी स्मार्ट करनी पड़ेगी। स्मार्ट कुकिंग क्या होती है कि आप थोड़ा कुकिंग को इंटेलिजेंटली करें, जिससे कि कम से कम उसका पोषण जो है वो खत्म हो और ज्यादा से ज्यादा पोषण आपके कुटुंब के व्यक्तियों को, आपके फैमिली मेंबर्स को पहुंचे। एक इसका मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ। आपने जब प्रोटीन की बात होती है तो वे प्रोटीन के बारे में सुना होगा, WHEY, वे प्रोटीन। हाँ, वे प्रोटीन वेजिटेरियन प्रोटीन होता है और काफी लोग इसके सप्लीमेंट्स लेते हैं जो बॉडी बनाते हैं, ये सब करते हैं। और वे होता क्या है, होता क्या है, फॉरेन कंट्री में जब मिल्क से चीज बनाते हैं, राइट, तो उसका जो बाई प्रोडक्ट बच जाता है उसको वो पाउडर फॉर्म में करके वे बनाते हैं, क्योंकि वो बहुत प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है और उसमें फैट बहुत ही कम होता है, फॅट और कार्ब्स, क्योंकि वो तो चीज में चला गया। चीज म्हणजे काय, जर आपण इंडियन दृष्टीने बघूया, जेव्हा आपण दूध पासून पनीर तयार करतो, सगळं कार्ब्स आणि जे फॅट होता है अलॉन्ग विथ प्रोटीन गोज इन पनीर। जो पानी रह जाता है उसमें मतलब बहुत ज्यादा प्रोटीन है बट उसमें फैट नहीं है और कार्ब्स और फैट बहुत ही कम है, तो उसको पाउडर फॉर्म में अगर करा जाए तो वो वो वे बन जाता है। बट हम क्या करते हैं, उस पानी को फेंक देते हैं। स्मार्ट कुकिंग क्या है, ऑब्वियसली वो पानी आप पी नहीं सकते, उसका स्मेल ऐसा होता है, आप उसको कैसे भी करके नहीं पी सकते, तो उस पानी से आप क्या कर सकते, उस पाणी से आप आटा गुंज सकते हैं आपकी रोटी का या भाकरी का, तो त्यामुळे तो तुमच्या शरीरात जाणार आहे आणि तुम्हाला ते टेस्टचा पण प्रॉब्लेम होणार नाही। दुसरा काय प्रॉब्लेम, दुसरा तुम्ही काय करू शकता, यूज मल्टीग्रेन, राइट, तुम्ही खूप वेगवेगळे प्रकारचे, नुसतं गेहूं के आटे में आप उसमें थोड़ा सा बाजरी का आटा, थोड़ा ज्वार का आटा, थोड़ा थोड़ा जब आप पिसवाते हैं सोया का आटा, ये सब मिलवा सकते हैं। स्किम मिल्क पाउडर्स आते हैं जिसमें प्रोटीन होता है, बच्चे ऐसे तो पियेंगे नहीं, दही जमाते टाइम आप 1 चम्मच डाल सकते हैं दही में ताकि और प्रोटीन बढ़ जाए। आटा गूंदते टाइम 1 चम्मच वो प्रोटीन पाउडर जो स्किम मिल्क पाउडर आता है वो डाल के उससे आटा गूंद के रोटी बना के दे दिया। असे तुम्हाला 3-4 गोष्टी बघावे लागेल जे आपण करू शकतात, स्मार्ट कुकिंग म्हणतात। आणि असं जर केलं तर चांगला न्यूट्रिशन तुम्ही तुमच्या परिवाराला देऊ शकता। ओके, तर असे खूप टिप्स आहेत, अच्छा वेगवेगळे अवेलेबल आहेत इंटरनेटवर, तसं आपण करू शकता। आपलं लक्ष थोडासा सकारात्मक ठेवायचे। आता काय चर्चा होती, आपल्याला काय नाही घ्यायचे, बट नॉट टू ईट, ये मत खाओ वो मत खाओ, हे खूप नेगेटिव्ह अप्रोच आहे। हे सोडून आपलं लक्ष कुठे पाहिजे की क्या खाना चाहिए, कैसे खाएं, कि हमें सब खाना पड़े। मुझे मेरी चाय चीनी के साथ ही अच्छी लगती है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, तो ठीक है, वो 1 कप चाय के लिए अगर मुझे आधा घंटा वॉक करना पड़ता है, आई एम रेडी टू वॉक। तो मैं एक्सरसाइज इसीलिए करती हूँ कि मैं मेरा खाना एंजॉय कर सकूं। इफ आई एक्सरसाइज, आई बर्न माई कैलोरीज, तो जो भी मैं खाती हूँ मैं बिना किसी टेन्शन के खा सकते, मला हे अजिबात स्ट्रेस नाहीये की माझं वजन वाढणार, हे होणार ते होणार, म्हणून आपल्याला व्यायाम करणं गरजेचं आहे। ओके, आणि स्मार्ट कुकिंग करा, जास्तीत जास्त पोषण तुमच्या शरीरात पोहोचलं पाहिजे आणि ते पोषण जे आहे सब्जीचा किंवा भातचा किंवा रोटीचा ते वाया नाही झाला पाहिजे, तर तसा कसा उपयोग करायचे ते तुम्हाला स्मार्ट कुकिंग म्हणतात। तो नहीं खाना है, क्या खाना है, इससे जरूरी अच्छा है सही खाना, जिसको हम बोलते हैं ईट राइट। ओके, सो आप क्या कर सकते हैं, हमेशा अपना जो खाना है वो प्लॅन करें। उद्या तुम्हाला काय करायचे ते आज प्लॅन करा, का उद्या जर तुम्हाला काय कळलं नाही, तुम्ही काय करणार, काहीतरी इन्स्टंट करून घेणार, मॅगी किंवा असे, आणि हे फूड जास्त घेतले चांगले नाहीये, तर ते टाळण्यासाठी आधी प्लॅन करा की उद्या मला ब्रेकफास्ट मध्ये काय करायचे, दुपारी काय करायचे, संध्याकाळी काय करायचे, तसं तुम्ही आधी प्लॅन करा। जेव्हा तुम्ही बाहेर जाता कोशिश करा कि तुम्ही पैक्ड लंच घेऊन जा, बिकॉज जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तभी हम दुकानों पे जाते हैं, वड़ा पाव या ये सब खाते हैं, विच इज नॉट हेल्दी, राइट। तसं तुम्ही घरून पॅक करून घेतलं की तुम्हाला ऑप्शन तुमच्याकडे असेल जे हेल्दी असेल आणि कमी कॅलरीचा असेल, तर ते तुम्ही प्लॅन करा आणि पॅक करा। ओके, हे 2 गोष्टी आहेत। तिसरं जर बघितलं, कीप इट सिंपल। अगर इस पे तो मुझे बहुत हंसी भी आती है, हमें ना शुरू से हमारे अंग्रेज चले गए बट हमारे मन में ये दे गए की वेस्ट इज बेस्ट, बाहेर जे आहे ते सगळं चांगलं आहे आणि आपला जे आहे ते एकदमच वाईट आहे। म्हणून काय झालंय मागचे 10-15 वर्ष तुम्ही पाहिलं असेल, आपलं ट्रेडिशनल फूड सोडून आपण हम लोगों ने बाहर का सारा ले लिया। ओट्स पाहिजे ब्रेकफास्ट मध्ये, कॉर्नफ्लेक्स पाहिजे, बट आपला पोहा उपीट किंवा इडली हे आपल्याला असं वाटतंय की हे आरोग्यासाठी चांगलं नाही। कोणी म्हटलं हे आपल्याला माहिती नाही, कहाँ पढ़ा आपने, किसने बोली ये बात, किसी डाइटिशियन ने ऐसा बोला क्या कि इडली से ज्यादा अच्छा ओट्स है?
किसी ने नहीं बोला, ये हमारा खुद का मत है, क्योंकि टीवी में एडवर्टीजमेंट आते हैं, शिल्पा शेट्टी आती है, वो बोलती है कि मैंने कैलॉग्स खाया तो मेरा हफ्ते में 2.5 किलो वजन, 15 दिन में 2.5 किलो वजन कम हो गया। तो सब औरतों ने अपना खाना पीना छोड़ के कैलॉग्स के कॉर्नफ्लेक्स खाने शुरू कर दिए, ये बिना सोचे कि जब ये ऐड नहीं आया था शिल्पा शेट्टी तब भी उतनी ही पतली थी जितनी वो आज है। उसको वो 2 लाइन बोलने के लिए करोड़ों रुपए मिलते हैं, आपको क्या मिला? कुछ नहीं, राईट? तो थोडासा आपला लॉजिक लावायचे. आणि तो कॉर्नफ्लेक्स तुम्ही आयुष्यात खाऊ शकतात का सकाळी सकाळी? नाही. एक दिवस, 2 दिवस, एक आठवडा, बिकॉज तुम्हाला माहितीये की तुम्हाला ते अजिबात छान वाटत नाही, तुम्हाला आवडीचं नाही. ओट्स असेल किंवा हे कॉर्नफ्लेक्स असेल, तुम्हाला हे मतलब तुम्हाला चांगलं वाटणारच नाही, बिकॉज ट्रेडिशनली वी हैव ग्रोन अप ऑन डिफरेंट फूड. बचपन से हमें किसी और तरह के खाने की आदत है. अगर मैं इडली खा के बड़ी हुई हूँ तो मुझे आज ओट्स नहीं अच्छा लगेगा, मैं मजबूरी में खाऊंगी, जबरदस्ती खाऊंगी, बट वो मुझे पसंद नहीं आएगा. तो आई वॉन्ट एंजॉय माई फूड. खाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप खाने को एंजॉय करें. म्यूजिली एक आता है, लोगों को बोलना नहीं आता है फिर भी वो खरीद के लेके आते हैं, क्यों? इसमें लिखा है कि इससे वेट कम होता है, इससे ये होता है, इससे वो होता है, ये सब आ जाए. ओट्स अच्छा है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है. ओट्स इज वेरी गुड, कॉर्नफ्लेक्स इज वेरी गुड, बट क्या ओट्स पोहे से अच्छा है? क्या कॉर्नफ्लेक्स इडली से अच्छा है? क्या आपका ओट्स या कॉर्नफ्लेक्स जो है ये रोटी सब्जी से अच्छा है? ये कहीं रिसर्च हुई है? और हुई है तो कितने लोगों पे हुई थी? अगर आपने शुरू के सिर्फ 10 लोगों पे रिसर्च करके अगर इसका आपने निर्णय लिया है तो ये गलत है, चूकी सा है, राइट? सो कीप इट सिंपल, जो आप खाते हैं वही खाइए. आई विल नेवर, मेरा सिर्फ एक ही कहना होता है, और मैं जब लेक्चर लेती हूँ मैं यही बात बोलती हूँ, अलग अलग तरह के डाइट्स आएंगे, अलग अलग तरह के डाइट्स जाएंगे, और ये मैं लिख के दे सकती हूँ स्टैम्प पेपर पे, कोई भी एक डाइट ऐसी नहीं है जो आप जीवन भर फॉलो कर पाए. तो सबसे, अगर मैं आज बोलूं आप ये खाना बंद कर दीजिए, आप जिंदगी भर के लिए तो बंद नहीं कर पाएंगे. तो जरूरी क्या है, आपको जो अच्छा लगता है खाइए. हम इतना कमा क्यों रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? जो खाना है खाइए, बस कम खाइए, पोर्शन कंट्रोल करिए. वेरी सिंपल है. पोहा बन रहा है, पोहा ही खाएंगे, बट कम खाएंगे. थाली भर के पोहा खाने की जरूरत नहीं है. एक छोटी बाटी पोहा खाया, एक गिलास दूध पिया, फिर भी अगर भूख लग रही है तो कोई फल खा लीजिए. तो आपको इस तरह से प्लान करना पड़ेगा, आप कट डाउन नहीं कर सकते अच्छी चीजों पे. ओके, कीप इट ट्रेडिशनल. आपका शरीर जो खा के बड़ा हुआ है उसकी आपके शरीर को आदत हो जाती है. उसको आप एकदम से बदलेंगे तो शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है, और जरूरत भी नहीं है. जिस चीज की जरूरत है वो कीजिए, पर जो जरूरत नहीं है क्यों करना है? अगर आप पोहा खा के बड़े हुए हैं, पोहा अभी मिल रहा है और पोहे से आपको कोई नुकसान नहीं है, तो क्यों छोड़ना है पोहा? खाइए, राइट? As I said, control the portion. That's the only magic thing you can do. Eat whatever you want, but control the portion. That is the best thing you can do. Okay? Avoid fat diets. Fat diets काय असतात? एखादा पॉप्युलर जे ट्रेंड येत आहे, एकदम सुरुवातीला एटकिन्स डाएट म्हणून एक डाएट होती, तिथे खूपच कार्बोहायड्रेट घ्यायचे आणि फॅट अजिबात घ्यायचे नाही, तशी एक डाएट होती. त्यानंतर एक जीएम डाएट आली, जनरल मोटर्सची डाएट. तर तो काय होती, आठवड्याभरची डाएट होती, ज्याच्यामध्ये तुम्ही 305 केजी वेट कमी करू शकतात. आणि तो काय होता, आज पूर्ण दिवस तुम्हाला नुसतं फ्रूट घ्यायचे. फ्रूट मध्ये पण केळी नाही, ग्रेप्स नाही, द्राक्ष. होण्याची शक्यता आहे म्हणाले. हॅलो, प्लीज कुणीही डिस्टर्ब करू नका. आपले व्हिडिओ आणि ऑडिओ बंद ठेवा कृपया. इतक्या चांगल्या सेशनला डिस्टर्ब करू नका कृपया. ओके, तुम्ही तुमचे क्वेश्चन ठेवा, Okay. आपण नंतर 10 मिनिटाचे क्वेश्चन आन्सर घेऊया. तोपर्यंत तुम्ही थोडंसं पेशन्स ठेवा. हा, ओके. सो फॅट डाएट्स काय असतात, एखादा जे हे ट्रेंड येतात, ओके, त्याच्यानंतर जीएम डाएट आली, मी जीएम डाएट वर होती, की सोमवारी तुम्हाला नुसतं फ्रूट घ्यायचे, फळी, आणि फलमध्ये पण केली नको आणि हे नको तसं. मंगळवारी तुम्हाला नुसतं व्हेजिटेबल घ्यायचे, आणि अनकुक्ड, ते अजिबात कुक करायचे नाही. बॉईल तुम्ही करू शकता, अजिबात तेल आणि फ्राय नको. फॉर एक्झाम्पल क्युकंबर, तुम्ही काकडी घेऊ, बीट घेऊ, आणि ते जे पत्ता गोबी असतात ते घ्या, असं काहीतरी प्लॅनिंग होती. तिसरा दिवस तुम्हाला हे आणि हे मिक्स करून, सो ब्रेकफास्ट आणि इव्हनिंग मध्ये तुम्ही व्हेजिटेबल घेऊ शकता, असं काहीतरी डाएट होणी. आणि शनिवारला तुम्हाला 1-2 चपाती आणि थोडीशी व्हेजिटेबल आणि सॅलडची परवानगी होती. हे जर तुम्ही केलं आठवड्यात, तुम्ही 3 केजी पर्यंत वेट कमी करू शकता. बट असं किती आठवड्यात तुम्ही तुमच्या जीवनात तुम्ही व्यतीत करू शकता? नाही करू शकता. सोमवारी परत तुम्ही चावल, पुडी, सब्जी सगळं घेणार आहे, आणि परत तो 3 केजी तुमच्या शरीरात येणार आहे. तो डाएट गेली. त्यानंतर दुसरी डाएट, असे खूप सारे फॅट आहेत. आता लेटेस्ट होतं कीटो डाएट.
आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड, काफी लोगों ने सुना होगा कीटो डाइट के बारे में, और किसी ने भी पढ़ा नहीं है कीटो डाइट के बारे में। आप फेसबुक खोलते हैं, कीटो डाइट का कोई ऐड आ गया, आपने वो पढ़ा, क्या खाना चाहिए, आपने अपनी मर्जी का उसमें से उठाया और आपने डिक्लेयर कर दिया कि मैं कीटो डाइट पे, मैं कीटो डाइट खा रही हूँ। किसी को सब सही में कीटो डाइट क्या है, कैसे खाना चाहिए, उसके पीछे के तत्व क्या है, प्रिंसिपल क्या है, किसी को नहीं पड़ी है। एंड दैट ओनली अ प्रोफेशनल कैन टेल यू। कीटो डाइट अगर आपने अननेसेसरी, उसको साइकिल्स होते हैं कीटो डाइट के, आप 3 से या 4 से ज्यादा साइकिल्स ले नहीं सकते। अगर आप बहुत ज्यादा कीटो डाइट पे जाते हैं तो आपके बॉडी में एक्सेस कीटोन प्रोड्यूस होने लगते हैं जो आपकी किडनी को प्रॉब्लम दे सकते हैं। ऐसे बहुत, जिसका वो यूरिन के स्ट्रिप से चेक करना पड़ता है कि कितने कीटोन आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं तो कीटो डाइट रोकनी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे उसके पीछे के जो जरूरी चीजें हैं, जरूरी गाइडलाइंस है, मार्गदर्शन है, वो हम देखते ही नहीं। हमने पढ़ लिया किसी सेलिब्रिटी के बारे में, उसने कीटो डाइट किया था, उसको रिजल्ट आ गया, हमने भी कीटो डाइट किया। मतलब मुझसे पूछोगे तो जो जो करते हैं कीटो, उनको उठा के पीटो, दैट इज द रीजन। कोई जरूरत नहीं ऐसी चीजें करने की। त्याच्यानंतर आता आला है दीक्षित डाइट, जिसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, राइट, कि सुबह खाना है, पूरा दिन कुछ खाना पीना नहीं है, फिर रात में खाना है। असं वेगवेगळे प्रकारचे शेड्यूल आहे, 8 तास का गैप रखना है, कि 7 तास का रखना है, कि 5 तास का रखना है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि इन डाइट से रिजल्ट नहीं आते, सब डाइट के रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी का जो बॉडी वेट है, हमारे लिए रिजल्ट का मतलब क्या है, वेट लॉस। ज्यादातर लोगों के लिए रिजल्ट का मतलब क्या होता है, वजन कमी करना। कोई भी डाइट आप करोगे, आपकी बॉडी में वेट पे फर्क आएगा ही आएगा, ये 100% है। चाहे आप कोई भी डाइट करो, आप अपनी भी खुद की कोई डाइट बना के करोगे जहाँ पे आप खाना कम कर दोगे, नॉर्मल खाना नहीं खाओगे, कम कर दोगे, अपने आप आपके वजन पे फर्क आएगा और डेली बेसिस पे आएगा। बट तो करण्याची गरज आहे का, तो तुम्ही लाईफ लॉंग करू शकतात का, हे प्रश्न तुम्ही स्वतःला विचारा. और जर उत्तर नाही असेल तर अजिबात करू नका. मी हे म्हणत नाही की हे डाएट चांगली आहेत किंवा हे डाएट वाईट आहेत. मी एक आहार तज्ञ नाही आहे, मी हे तुम्हाला सांगू शकत नाही. मी माझे एक्सपीरियंस तुम्हाला सांगू शकतात आणि जो मेरे एक्सपर्ट से बातें होती है वो मैं बता सकती हूँ, आपसे शेयर कर सकती हूँ. तो मेरे से अगर आप पूछे, मैंने ये सब डाइट मैंने करके भी देखे, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है मैडम का हर कुछ नया चल रहा होता है हर बार. तो ये सब मैंने खुद पे ट्राई किया है और इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो ये सब ट्राई करने में. सबसे बेस्ट है आप जो खाते हैं वही खाइए, एंजॉय कीजिए आपके खाने को, बस कम खाइए. अगर आप रोज 4 रोटी खाते हैं, आप उसको 2 रोटी भी कर देंगे ना, आपको हफ्ते में आपका आधा किलो वजन कम हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ. और अगर आपको वजन कम करना है तो उसका सबसे सही तरीका भी यही होता है कि एक आठवड्या में आधे किलो से ज्यादा वजन कमी करने की जरूरत नाही आहे. दॅट इज द हेल्दी वेट लॉस. त्यापेक्षा जास्त केलं की तुमचा मसल लॉस पण होऊ शकतो. तो कीप इट सिंपल, कीप इट ट्रेडिशनल, दॅट इज द बेस्ट वे. ओके, अवॉइड फॅट डाएट्स. आता सांगितलं, हे जे काय ट्रेंड आता है ते ट्रेंड येणार आणि जाणार, त्यामध्ये पडायचे नाही. एंजॉय योर मील्स. हम खाना एंजॉय करते थे. खाना हमारे इंडियंस के लिए इमोशन है, खाना नहीं है, ये इमोशन है. पूरनपोली देख के आपको माँ की याद आती है, मोदक देख के किसी मौसी की याद आती है. ये इमोशंस होते हैं हमारे लिए. इंडियंस के लिए खाना इज इमोशन, राइट. लड़ाई हो जाती है भाई कि छोले भटूरे अच्छे हैं कि इडली डोसा अच्छा है. तो ये इमोशन को हम एंजॉय नहीं करते हैं. आज हमारे सामने थाली आती है तो हम गिल्ट में आ जाते हैं, ये खा लेंगे तो फैट आ जाएगा, ये खा लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा. ये नहीं होना चाहिए. यू शुड एंजॉय योर मील, राइट. खाना अपना एंजॉय कीजिए, इसीलिए कम खाइए ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े. ओके, कंट्रोल योर पोर्शन. द मॅजिक थिंग इज कंट्रोल योर पोर्शन. जे तुम्ही घेताय, जे तुम्ही घेताय, जेवताय, त्याची क्वांटिटी कमी करा. 2 वाटी राईस घेताय, 1 वाटी करा. 4 चपाती, 4 पोळ्या खाताय, तुम्ही 2 पोळ्या खा. आणि त्यापेक्षा जर तुम्हाला अजून भूक लागली, तुम्ही सॅलेड घ्या किंवा ताक 1 ग्लास वाढून घ्या. त्याच्यामध्ये कॅलरीज कमी असतात. ऍट द एंड यू हॅव टू मेंटेन युअर कॅलरी बॅलन्स. दॅट्स इट. तेच मॅजिक आहे आणि दुसरं काहीच नाही. आणि हे तुम्हाला कधी करायचे, ऑलवेज, हमेशा. दिस इज व्हाट यू कैन डू फॉर न्यूट्रिशन. थर्ड पॉइंट, थर्ड कंपोनेंट जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट. इसके बारे में स्पेशली बहुत बात हुई जब से कोविड शुरू हुआ और जब से सुशांत सिंह की आत्महत्या हो गई तब से तो और इस पे चर्चा होने लगी. हर कोई आता है इसी के बारे में बात करता है, मानसिक आरोग्य, स्ट्रेस, और ये पूरे न्यूज चैनल सब भर गए थे, राइट. एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस. स्ट्रेस सबको होता है, छोटे छोटे बच्चों को भी है. स्ट्रेस आप टाल नहीं सकते और आजकल की दुनिया में तो बिल्कुल नहीं टाल सकते. जब से कोविड आया, लोगों को अपनी जॉब का स्ट्रेस है, अपने पैसे का स्ट्रेस है, कितने लोगों के कितने प्रॉब्लम्स हो गए हैं. स्ट्रेस हम टाल नहीं सकते. स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है वो हमें आना चाहिए.
राइट। स्ट्रेस को मैनेज करने के कई तरीके यहाँ पे मैंने साइड में दिखाए हुए। थेरेपीज होती है, स्पा होता है, स्पा मतलब एक रिलैक्सेशन आप जो पार्लर्स में जाके करते हैं, एक्सरसाइज है, हॉबी कोई उठा लीजिए आपको जो पसंद है करना, पेंटिंग, सिंगिंग, कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना, ये सब, मेडिटेशन, योग, प्रकृति के पास जाना, या टाइम मैनेज करना, या म्यूजिक सुनना, ये सारी चीजों से आपको स्ट्रेस से रिलीफ मिल सकता है। बट स्ट्रेस मैनेजमेंट करना कैसे है, इसके थोड़ी सी चीजों पे हम ध्यान देंगे। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है आप इस चीज का पता लगाएं, इस चीज का निदान करें कि आपका स्ट्रेसर क्या है, किस चीज से आपको स्ट्रेस होता है। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, 2 बच्चे हैं मेरे, सुबह ऑफिस आना होता है, कभी कभी टाइमिंग्स अर्ली भी होते हैं, बच्चों का भी स्कूल होता है, घर में इन लॉज भी रहते हैं, तो मेरी ना लाईफ में हमेशा भागम दौड आहे. लवकर लवकर करायचे आणि प्रत्येक वेळा 5 किंवा 10 मिनिट उशीर होते आणि त्यामुळे मला संध्याकाळपर्यंत खूपच स्ट्रेस येतो. सो मला माहिती माझा स्ट्रेसर काय आहे, वेळ. त्याला नियोजन त्याच्यावर लक्ष द्यायचे. बिकॉज जर रोज हे झालं की मी रोज मला हे स्ट्रेस येते की मला उशीर झाला, मी वेळेवर पोहोचली नाही, मला 2 शब्द ऐकावे लागेल एचओडीचे किंवा बॉसचे, तर जर हे दररोज होणार आहेत, एक दिवस ते मला खूपच त्रास होणार आहे. तर मला अजिबात इग्नोर करायचे नाही, दुर्लक्ष करायचे नाही, त्यावर लक्ष द्यायचे, पे अटेन्शन. जर मला वाटतंय मी हे मॅनेज करू शकतात, मला काय करायचे, मला नुसतं अर्धा तास किंवा 1 तास अगोदर सकाळी उठायचे. अगर मैं सुबह 1 घंटा जल्दी उठूंगी, मेरा ये सारा दिन का मैनेज हो जाएगा. अगर हो जाएगा, वेरी गुड. कल से 1 घंटा जल्दी उठो, सब टाइम से मैनेज करो, सब जगह आराम से पहुंचो 5 मिनट पहले और रिलैक्स रहो. क्योंकि जब हम लेट पहुंचते हैं या एकदम डॉट टाइम पे पहुंचते हैं तो हम पैनिक में होते हैं और हम हमारा 100% नहीं दे पाते, कुछ गड़बड़ हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है. ये सब ना हो, मुझे पता लग गया मेरा स्ट्रेसर क्या है, टाइम, तो मी काय करणार, टाइम मैनेजमेंट. बट प्रत्येकाचा स्ट्रेसर एवढं सोपं नसणार. कुछ लोगों को बहुत अलग तरह के स्ट्रेस होते हैं, रिलेशनशिप के, फॅमिली के, सोशल स्ट्रेस. कधी कधी स्ट्रेस तुम्ही स्वतः मॅनेज करू शकता. जेव्हा तुम्ही स्वतः मॅनेज करू शकणार नाही तेव्हा सीक हेल्प इफ नीडेड. जर तुम्हाला असं वाटतंय की तुम्हाला मदतची गरज आहे, तो मदत घेण्यामध्ये काहीच प्रॉब्लेम नाहीये, घ्या. जर तुम्हाला असं वाटतंय की एखादा मित्राबरोबर किंवा तुमचे कुटुंबाचे जे व्यक्ती आहेत, तुमची आई, तुमचे भाऊ किंवा बहीण, त्याच्याबरोबर जर तुम्ही डिस्कस केला, तुम्हाला मतलब छान वाटणार, ते करा. तरी सुद्धा जर तुम्ही वाटलं की नाही हे भरपूर नाहीये, तर प्लीज गो टू प्रोफेशनल काउन्सिलर्स. दे आर ट्रेन टू डील विथ. ओके. तर जर तुम्हाला असं वाटतंय तुम्हाला मदतची गरज आहे, प्लीज अजिबात स्ट्रेस दुर्लक्ष करू नका. जर हे आज दुर्लक्ष केलं, 4, 6, 8 महिन्यानंतर तो डिप्रेशन मध्ये कन्वर्ट होणार आहेत आणि तेव्हा खूपच प्रॉब्लेम होणार आहे. लोक आज जर तुम्ही पाहिलं असेल मागचे 3 महिने किती लोकांना त्यांचे जीव दिले डिप्रेशनमुळे. तसं होऊ नये म्हणजे आजपासूनच तुम्ही तुमचे स्ट्रेसला ऍड्रेस करा, अटेन्शन द्या. गाइडेड मेडिटेशन सबके बस का नहीं होता है, सगळ्यांना जमत नाही मेडिटेशन करणं. तुम्ही दुसऱ्यांची मदत घेऊन मेडिटेशन करू शकतात. जर मेडिटेशन तुम्हाला आवडत नाही, तुम्ही काही ऍक्टिव्ह रिक्रिएशन करा. जेव्हा तुमचा फावडा वेळ जे काय असतात अर्धा तासचा जर नसेल तर काढा तुमचा फावडा वेळ. दिवसात 24 तास मध्ये तुमचं 1 तास तुमच्यासाठी ठेवा. अर्धा तासाचा व्यायाम आणि अर्धा तास तुमचं थोडासा रिक्रिएशन. त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला म्युझिकची सवय आहे, चांगले गाणे ऐका. ओके. जर तुम्हाला काही हॉबी आहे की मला पेंटिंगचा खूप शौक होता बट आता ते लग्नानंतर किंवा बाळ नंतर किंवा नोकरीनंतर सुटलं, ते पिकअप करा. पिकअप दैट हॉबी. बिकॉज वो आधा घंटा जब आप वो पेंटिंग करते हो ना, आपके सारे स्ट्रेस दूर हो जाते हैं. आपको कोई स्ट्रेस नहीं है ऑफिस का, घर का, सिर्फ आप पेंटिंग में बिझी. मला ना क्राफ्ट मध्ये खूप इंटरेस्ट होता. ते काही पेपर कापायचे आणि काहीतरी बनवायचे, तर ते सुटलं आता कॉलेज नंतर. आता मी माझी मुलगी बरोबर आठवड्यात कधीतरी 1 तास किंवा आठवड्यात 2 वेळा 1-1 तास मी त्याच्या बरोबर बसून काहीतरी क्राफ्ट करते. आणि खरंच ते अर्धा तास जेव्हा मी तो क्राफ्ट करते ना, माझ्या डोक्यात काही दुसरी गोष्टी येत नाही. तर तसं तुमची हॉबी पिक करा. रिक्रिएशनल टाइम ऍक्टिव्ह ठेवा. बिकॉज जेवढी चांगली तुम्ही फिजिकल ऍक्टिव्हिटी करणार तेवढं लवकर तुमचे स्ट्रेस बस्ट होणार. ओके. तो फिजिकल एक्टिविटी इज अ गुड स्ट्रेस बस्टर. स्विमिंगला जा, जुम्बाला जा. अगर जुम्बा में कहीं बाहर नहीं जाना है, शर्म आती है, घर में रूम बंद करना है, टीवी पे चलाना है और मस्त करना है, कोई नहीं देख रहा होगा, राइट. जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, पर एक्टिव रहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिस माइंडफुलनेस. माइंडफुलनेस मेंटल हेल्थ का आगे टॉपिक आएगा, उसके लिए भी बहुत जरूरी है. माइंडफुलनेस क्या होता है कि आप ना ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आशावादी रहिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए. इसका एक तरीका है कि ग्रैटिट्यूड.
ग्रेटिट्यूड म्हणजे कि आपके अंदर एक ना धन्यवाद की भावना होनी चाहिए। आपके पास क्या नहीं है उसको लेके रोने से अच्छा है क्या है उसको लेके खुश होइए। कुछ लोग बोलते हैं ना मेरी जॉब बेकार है, ये जॉब मुझे एकदम पसंद नहीं है, सुबह सुबह से दिमाग खराब हो जाता है, खून चूस लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है। तब ये एक बात सोचना कि आपको ये सब कंप्लेंट करने के लिए जॉब तो है आपके पास। कितने लोग हैं जिनके पास जॉब भी नहीं है, राइट, जो इस तरह की कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। कुछ लोग अपने बच्चों के बारे में कंप्लेंट करते हैं कभी कभी मुझसे कि मेरा बच्चा बहुत शैतान है, मुझे बहुत परेशान करता है, बाप रे कुछ टाइम नहीं मिलता है। आपके पास बच्चा तो है कंप्लेंट करने के लिए। कितनी दुनिया में लोग हैं जो बच्चे के लिए तरस रहे हैं। तो क्या आपके पास है उसको लेके खुश हो जाइए, जो नहीं है उसको लेके दुखी होके कोई फायदा नहीं। दिस इज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस में ग्रेटिट्यूड आता है, आशावादी होना आता है। कितने लोगों ने जॉब छोड़ दिया, आज हमारे पास जॉब तो है। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन को बुरा बोलते हैं आज वो ऑर्गेनाइजेशन हमें सैलरी दे रहा है इस समय पे भी, तो हमें आशावादी होना चाहिए। जो है उसको लेके खुश होना चाहिए, जो नहीं है वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा। आज आपके पास कुछ आ जाएगा तो किसी और चीज की कमी महसूस होगी, वो आ जाएगी फिर किसी और चीज की कमी महसूस होगी। पहले हम पैदल चलते थे, साइकिल आ गई, साइकिल आ गई तो स्कूटर की कमी महसूस होती थी, स्कूटर आ गया तो कार की कमी महसूस हो रही थी, कार आ गई तो भी अच्छी कार की कमी, ये कभी पूरा नहीं होगा, राइट। सो हैव सेटिस्फैक्शन, ग्रेटिट्यूड, जो है उसके लिए खुश रहिए, जो नहीं है उसके लिए दुखी मत होइए। थर्ड, नेक्स्ट जो आप कर सकते हैं कि किसी को प्लीज करने के लिए काम मत कीजिए। दूसरों को खुशी के लिए अपनी खुशियों को बर्बाद करना बहुत गलत होता है। मतलब गलत नहीं बोलूंगी मैं, बट क्या होता है ओवर द पीरियड ना आप उससे स्ट्रेस हो जाते हैं कि मैंने इतना किया सबके लिए, कोई मेरे बारे में नहीं सोचता है, और उस समय भी कोई नहीं सोच रहा आपके बारे में। तो आप ऐसी सिचुएशन ही मत आने दीजिए। अपनी को खुद को प्रायोरिटी रखिए। आपकी प्रायोरिटी आप खुद होने चाहिए पहले, उसके बाद कोई होना चाहिए। जब आप ही खुद को अपनी प्रायोरिटी नहीं रखते तो दूसरे क्यों रखेंगे? आपको वो प्राथमिकता आपको खुद को देनी पड़ेगी, राइट। पहले आप खुद को वो प्राथमिकता दीजिए। मतलब एक बहुत अच्छा मैं आपको एग्जांपल दूंगी। आई डोंट नो कितने लोग, अगर लेडीज हैं तो वो तो शायद अच्छे से समझ पाएंगे इस एग्जांपल को। सबके घरों में ना एक अच्छा डिनर सेट होता है। आप सबसे महंगा वाला आप खरीद के लाते हैं कभी दिवाली पे या धनतेरस पे, और आप उसको पैक करके रख देते हैं ऊपर। पता है उसमें खाना सबसे ज्यादा कौन खाता है? जो आपके घर में मेहमान आते हैं, जिसने वो खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं दिया। वो डिनर सेट कभी आपने घर में फैमिली के लिए, फैमिली के साथ बैठ के खाने के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया। वो आप किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? मेहमानों के लिए, जिनको कोई मतलब नहीं है, जो आएंगे खा के चले जाएंगे। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें दूसरे को प्लीज करना है कि बघ माझ्याकडे केवढं चांगला डिनर सेट आहे। ये चीज हम दूसरों को प्लीज करने के लिए करते हैं। कभी आप खुद सोचो, इतनी मेहनत आपने की इस डिनर सेट को खरीदने के लिए, 5,000 का है, 6,000 का है। कभी आपने सोचा कि आज सैटरडे, आज हम पूरा फैमिली इस डिनर सेट में खाना खाएंगे आज? तो छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये सब आप करेंगे तो आप कम टेंशन होगी, आपको कम स्ट्रेस होंगे और आप ज्यादा खुश रहेंगे, राइट। ना एक्सपेक्टेशन क्रिएट कीजिए, ना उनको दूसरों के एक्सपेक्टेशन को पूरा, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो कभी पूरी नहीं होगी। अननेसेसरी में बोले, जिनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना आपका है उतना कीजिए, बहुत ज्यादा अपने को स्ट्रेच मत कीजिए, तो स्ट्रेस कम होगा। ओके, सो स्लो डाउन। जिंदगी रेस है, बट थोड़ा ठंडे हो जाइए, धीरे हो जाइए। थोड़ा अपने को सब चीजों से हटाइए, आधा घंटा खुद को दीजिए, अनप्लग कीजिए, रिलैक्स। गाना सुनने से रिलैक्स मिलता है, वॉकिंग करने से रिलैक्स मिलता है, जैसे रिलैक्स मिलता है वैसे रिलैक्स कीजिए। लाइफ को एंजॉय कीजिए। दो होता है, कुछ लोग लाइफ को जीते हैं बस, और कुछ लोग सिर्फ जिंदा है। जीने में और सिर्फ जिंदा रहने में बहुत बड़ा फर्क है। हम बहुत किस्मत वाले कि इस कोरोना में भी अभी तक हमारे पास लाइफ है। मैं यहाँ बैठी हूँ, आप वहां बैठे, मतलब हम जिंदा हैं। यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आज के दिन में, राइट। तो ये लाइफ अगर हमारे पास है तो इसको सिर्फ जिंदा रहने में मत बिताइए, इसको जिए, खुश होके जिए, राइट। तो दैट इज व्हाट, एंजॉय योर लाइफ। बाहर जाइए, अभी तो नहीं, अभी कोरोना है, बट अभी भी आप जा सकते हैं, बस डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, पॉजिटिव रहिए, छोटी छोटी चीजों में फन ढूंढिए, खुश रहिए। मतलब कहते हैं ना, अपने अंदर के बच्चे को कभी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि असली खुशी तो आपको बच्चा बन के ही मिलती है। तो वो रखिए, स्माइल रखिए अपने लिए, ठीक है। चीजों को कभी कभी इजी लेना चाहिए, हर चीज को स्ट्रेस में नहीं बदलना चाहिए। जब बहुत टेंशन आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, बैठ जाइए, 10 मिनट आंखें बंद कीजिए और डीप कॉन्शियस ब्रीदिंग कीजिए। कॉन्शियस ब्रीदिंग मतलब अपनी ब्रीदिंग को महसूस कीजिए, रिलैक्स कीजिए, और अगर हो सके, पॉसिबल हो, टाइम हो, आपको करना आता हो, मेडिटेट कीजिए, बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट इज स्लीप। मैनेजिंग स्ट्रेस हो गया, मैनेजिंग स्लीप। पूरे दिन के काम के बाद अगर आपके शरीर और मन को अगर थोड़ा विश्रांत मिलता है तो वो सिर्फ अच्छी नींद से मिलता है।
तो नींद को दुर्लक्ष करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नींद को कभी दुर्लक्ष नहीं करना चाहिए। जितना आप प्लानिंग एक्सरसाइज के लिए करते हैं, खाने के लिए करते हैं, उतनी ही प्लानिंग नींद के लिए भी होनी चाहिए। तो नींद से पहले क्या क्या नहीं करना है, बिल्कुल हैवी फूड खा के तुरंत सोने नहीं जाना है, इसलिए डिनर हल्का करना चाहिए, क्योंकि फिर आपको डाइजेशन प्रॉब्लम होगा और आप ठीक से सो नहीं पाएंगे। अल्कोहल या स्मोकिंग करने के बाद सोने नहीं जाना है, अगेन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर योर स्लीप। खूब ज्यादा हैवी वर्कआउट के बाद और सोने के बीच में आप 1-2 घंटे का रिलैक्सिंग पीरियड रखिए। खूब वर्कआउट करके भी अगर आप सोने जाएंगे तुरंत तो भी ठीक नहीं है। बहुत स्ट्रेस के साथ सोने मत जाइए। पूरा दिन आपका आज खराब गया है, होता है ऐसा, कोई एक दिन बहुत गंदा जाता है, बहुत बेकार जाता है, बॉस से भी डांट पड़ गई, मेरा प्रोजेक्ट भी सबमिट नहीं हुआ, एक्सेप्ट भी नहीं हुआ, सब बहुत गंदा दिखता है, पर इसी गंदे मूड के साथ सोने मत जाइए। फिर आपका स्लीप डिस्टर्ब होता है, सपने भी बुरे आते हैं। आधा घंटा कोई मूवी देखिए, अपने हस्बैंड के साथ बात कीजिए, अपनी वाइफ के साथ बात कीजिए, बच्चों के साथ बैठिए, मूड को थोड़ा अच्छा कीजिए, फिर सोने जाइए। ओके, सो दैट यू विल हैव दैट पॉजिटिव थिंग व्हेन यू आर स्लीपिंग। वो मोबाइल से दूर रहिए, सोने से आधे घंटे पहले मोबाइल को दूर रख दीजिए। और काफी लोग की आदत होती है मोबाइल को तकिए के नीचे रख के सोने की, क्योंकि अलार्म वगैरह लगाते हैं, जो भी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मोबाइल को थोड़ा दूर रखिए सोते टाइम, क्योंकि उसके रेडिएशंस वगैरह अच्छे नहीं है हमारे ब्रेन के लिए। तो मोबाइल को तो दूर ही रखिए, रात में आधे घंटे पहले मोबाइल दूर रख दीजिए, ऑन रखिए ताकि कोई इमरजेंसी में कॉल करे तो आप फोन उठा पाए, बट दूर रखिए अपने से। ओके, रात में कॉफी पी के तुरंत सोने ना जाए, ये चीजें नो में आती हैं। करना क्या है, रोज कोशिश कीजिए कि सेम टाइम पे सोएं और सेम टाइम पे उठें। एक रूटीन बनाइए, शाम को हल्की वॉक करके आइए, बॉडी थोड़ी सी एक्सरसाइज करती है तो अच्छी नींद आती है, थोड़ी हल्की। अच्छा बेड होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको 2 चीजों में अगर इन्वेस्ट करना हो, आपके पैसे और आपकी मेहनत, तो 2 चीजें जिनमें मैं हमेशा बोलती हूँ, एक तो अच्छे जूतों में इन्वेस्ट कीजिए। जूते अगर महंगे भी मिलते हैं, 5,000 6,000 के भी मिलते हैं, तो जूते आप महंगे लीजिए, कंफर्टेबल लीजिए। क्यों? पूरे शरीर का जो वेट है वो आपके पैरों के ऊपर आता है, और अगर जूते कंफर्टेबल नहीं है तो उसका असर आपके नी पे, कमर पे, बाकी सब जॉइंट्स पे पड़ता है। तो जूते अच्छे लीजिए। दूसरा, पूरे दिन की थकान के बाद आप 8 घंटा 7 घंटा जो बिताते हो बेड पे बिताते हैं, तो आपके बेड का जो गद्दा है, मैट्रेस है, पिलो है, रूम जो है वो साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, बेडशीट साफ होनी चाहिए, गद्दा कंफर्टेबल होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा ना कमरे को ठंडा रखें, डार्क रखें, खूब तेज लाइट ना हो, और सोने से पहले हल्का सा नहा लें, शावर ले लें, रिलैक्स हो जाए, ब्रश कर लें और फिर सोने जाए, कपड़े चेंज करें, तो थोड़ा फ्रेश होके सोने जाएंगे तो नींद अच्छी आएगी, अच्छी नींद होगी और अगले दिन आप अपने आप फ्रेश होंगे। कितना भी टेंशन का बुरा दिन आज का गया है, अगला दिन आप थोड़ा फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट कैन बी डन फॉर स्लीप। ओके, ऐसा ये रिसर्च बोलती है कि जो लोग 5 घंटे से कम सोते हैं दिन में और जो लोग 7 घंटे से ज्यादा सोते हैं, तो उनके बीच में उन्होंने एक डिफरेंस दिखाया है कि जो 7 घंटे से 5 घंटे से कम सोते हैं उनमें ज्यादा लठपना होता है, उनको ज्यादा हाई बीपी होता है, उनको मधुमेह होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनका फैट लेवल ब्लड में बढ़ा रहता है, उनको स्ट्रोक्स के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और बाकी भी जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है वो उन लोगों को ज्यादा होते हैं जो कम सोते हैं। दिन में कम से कम आपकी 8 घंटे की नींद होना जरूरी है किसी भी उम्र के लिए। मेक श्योर कि आपकी रोज की 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। अगर नींद पूरी नहीं होती है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, दैट इटसेल्फ बिकम लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो नींद पूरी होनी चाहिए, अच्छी नींद आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मेडिकल केयर। कोरोना की देन है कि सबका फोकस इसके ऊपर आ गया है, मेडिकल केयर के ऊपर, बहुत जरूरी है। मेडिकल केयर लाइफस्टाइल का हिस्सा है। हम कभी बीमार, हमारी जो हेल्थ है ना वो कभी एक जैसी नहीं रहती। कभी हम बहुत अच्छे हेल्दी होते हैं, कल तबीयत खराब हो गई, वायरल हो गया, हेल्थ डाउन हो जाती है, दवाइयां खाई, हेल्थ अच्छी हो गई, वापस से हेल्थ अच्छी हो जाती है। सो हेल्थ एक जैसी नहीं रहती है, तो कभी कभी हमें दवाइयों की जरूरत पड़ती है। तो जब हमें मेडिकल केयर की अगर हम बात करें तो वो भी हमारे लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है जिसपे हमें पूरा ध्यान देना होता है, उसकी भी प्लॅनिंग करनी होती है। पहिली बात, रुटीन मेडिकल एक्झामिनेशन, म्हणजे तुमची जे चिकित्सिक तपासणी आहे ते नियमित झाली पाहिजे। म्हणजे काय, दरवर्ष तुम्हाला एकदा तरी मेडिकल एक्झामिनेशन साठी झाला पाहिजे। आपण काय करतो, आपण वाट बघतो, कसली वाट, की काहीतरी वाईट होणार आहे शरीरात तेव्हाच आपण टेस्टिंग साठी जाणार आहोत। असं अजिबात करायचं नाही। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे सेशंस में, आज भी बोलना चाहूंगी कि मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि आपका जब बर्थडे आता है ना तो आप खुद को यही गिफ्ट दीजिए कि हर बार मैं मेरे बर्थडे पे एक मेडिकल टेस्ट कराती हूँ, कि मेरी उम्र और कितनी अच्छी हो सकती है। तो अपने को यही गिफ्ट सबसे बेस्ट गिफ्ट है। सो हर साल आप एक बार अपना मेडिकल टेस्ट कराइए। अब काफी लोग पूछते हैं कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या कराना चाहिए, तो मेडिकल टेस्ट के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन लगता है,
आप अपने फिजिशियन के पास जाइए, बोले भी जनरल मेडिकल टेस्ट कराना है, तो वो आपको लिख के दे देता है क्या क्या कराना है। आपका लिपिड प्रोफाइल होता है, सीबीसी होता है ब्लड के लिए, आपका स्ट्रेस टेस्ट होता है आजकल ट्रेडमिल के ऊपर, थोड़ा सा हार्ट एक्टिविटी का टेस्ट करते हैं वो लोग, अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो बेसिक फंक्शनिंग देखते हैं। इसका फायदा ये होता है कि अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको समय रहते पता चल जाता है, और अगर टाइम से पता चल जाए तो कैंसर भी ट्रीट हो जाता है। बट अगर डिले हो जाता है तो छोटे से छोटा निमोनिया भी आपकी जान ले लेता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम रूटीन मेडिकल चेकअप कराएं। स्पेशली लेडीज के लिए मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, अगर वो ग्रुप में है तो 30 की उम्र के बाद एक साल में एक बार एक ब्रेस्ट मेमोग्राफी होती है, ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए, चाहे वो आपकी फैमिली हिस्ट्री में है या नहीं है, साल में वो एक बार आपको कराना जरूरी है, राइट। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है तो वो हर 6 महीने पे बोलते हैं कि आपको एक ब्रेस्ट सोनो मेमोग्राफी करानी चाहिए, और एक सेल्फ एग्जामिनेशन भी होता है, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, वो भी आपको करना जरूरी है। तो प्लीज इस बात का बहुत ध्यान रखें, बिकॉज every 1 lady in 4 is suffering with breast cancer. So ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। So routine medical examination is very very important. मेडिकल एग्जाम में अगर कोई प्रॉब्लम आया है तो उसका फॉलो अप करना, डॉक्टर के पास जाना, रिपोर्ट दिखाना, डॉक्टर की सलाह लेना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। खाली एग्जाम कराए, रिजल्ट आए और आप घर बैठ गए, ऐसा भी नहीं करना है। तो फॉलो अप इज नेक्स्ट। थर्ड इज इम्यूनाइजेशन, लसीकरण, राइट, वैक्सीनेशन जिसको हम बोलते हैं। आपकी एज के हिसाब से जो भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, जो आपको लगता है आपके लिए जरूरी है, वो वैक्सीनेशन समय पे लेनी चाहिए। जैसे कि अभी हमारे पास इसका है, क्या कहते हैं, स्वाइन फ्लू का है, भगवान करे जल्दी कोरोना का भी आ जाए। तो ये जो भी वैक्सीनेशन जो आपके लिए भी बने, ज्यादातर वैक्सीनेशन बच्चों के लिए होते हैं, बट अगर आपके लिए उनमें से कोई वैक्सीनेशन है तो उनको जरूर लीजिए, वो आपको दूसरी बीमारियों से बचाते हैं। ओके, मेडिकल प्रॉब्लम अगर आती है तो बीमारी की जो टेंशन होती है उससे ज्यादा टेंशन हमें हॉस्पिटल के बिल की होती है। तो बहुत जरूरी है जब आप आपका बजट प्लान करते हैं तो एक मेडिकल इंश्योरेंस कराइए, घर के सारे सदस्यों को उसमें कवर कीजिए और उसका प्रीमियम भरते रहिए, ताकि कभी भगवान ना करे जरूरत पड़ी तो आपको एटलीस्ट खर्चे की चिंता नहीं होगी। काफी इंश्योरेंस कंपनी 90% तक आपको वापस कर देती है। अगर आपका 1 लाख का भी बिल आता है तो आपको सिर्फ 10,000 भरने पड़ते हैं और अच्छी केयर भी मिल जाती है। तो एटलीस्ट आपको वो फाइनेंशियल टेंशन नहीं होती है। तो प्लीज मेडिकल इंश्योरेंस जरूर कराइए। और कई इंश्योरेंस ऐसे हैं जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन भी इंक्लूडेड होता है, तो आपको मेडिकल एग्जाम जो ये टेस्ट है, तपासनी है, इसके लिए अलग से पे भी नहीं करना पड़ेगा। तो प्लीज एक ये जरूर कीजिए और अभी से सोच लीजिए, क्योंकि आज कोरोना है, कल को कुछ भी आ सकता है। तो ये कोरोना को भी किसी ने पहले देखा नहीं था कि ऐसी कोई बीमारी आएगी, तो एनीथिंग कैन कम। तो उसके लिए हमें रेडी रहना ही सबसे अच्छी चीज है। फर्स्ट एड और इमरजेंसी केयर, चाहे आप ऑफिस में हो या आपका घर हो, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। उसमें जो दवाइयां होती है जब वो एक्सपायर हो जाती है उनको बदलते रहना चाहिए। बट फर्स्ट एड और इमरजेंसी केयर जिसको हम बोलते हैं, स्पेशली सीपीआर, कार्डिक रेस्पिरेटरी रिसरेक्शन जिसको हम बोलते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिसरेक्शन, उसकी आप प्लीज ट्रेनिंग जरूर लीजिए। हर एक व्यक्ति को फर्स्ट एड और इमरजेंसी केयर की ट्रेनिंग होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये कंपलसरी होनी चाहिए ग्रेजुएशन या मास्टर्स में ही, बिकॉज आपके सामने किसी को हार्ट अटैक आया है तो उस समय जरूरी नहीं हर समय आपको डॉक्टर या कोई अवेलेबल होगा, और कई बार सिर्फ आप वो सीपीआर से ही आप लोगों की जान बचा लेते हैं। तो वो एक ट्रेनिंग मुझे लगता है सबको, तो अपने आप को फर्स्ट एड की नॉलेज की, अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो मुझे क्या लगाना है, क्या करना है, ये एक बेसिक नॉलेज की ट्रेनिंग सबकी होनी चाहिए। और अपनी ये ज्ञान आपका आप अपने पास जरूर रखें, फर्स्ट एड और इमरजेंसी केयर ज्ञान रखें। और उसके लिए जो भी सामान चाहिए वो भी होना चाहिए। जैसे कोई लोग बोलते हैं कोई गिर गया है, उसको सर में चोट लगी, आपको दिख नहीं रही, बेहोश है, और अगर आपने उसको हेलो, अगर आपने उसको सर नीचे करके लटका दिया और अंदर उसको कोई डैमेज है तो उसको और ब्लीडिंग हो जाएगी, हेमरेज हो सकता है। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो फर्स्ट एड और इमरजेंसी केयर का तो ज्ञान होना थोड़ा सबके लिए जरूरी है, तो वो एक अपने को आप जरूर कीजिएगा, वो लाइफ के लिए जरूरी है, घर में सबके लिए जरूरी है। फिर है प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप रास्ते में हो, या आप आपके काम की जगह पे हो, कहीं पे भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो एक्सीडेंट को टालने के लिए जो भी सेफ्टी रूल है वो जरूर फॉलो कीजिए, चाहे वो सीट बेल्ट लगाना हो, हेलमेट पहनना हो, स्पीड कंट्रोल करना हो, जो भी है, तो उन सेफ्टी रूल को जरूर फॉलो कीजिए ताकि आपके ऊपर किसी एक्सीडेंट की नौबत ना आए। और अगर डॉक्टर ने ऑलरेडी आपको किसी मेडिकेशन पे रखा है तो प्लीज आपका जो कोर्स है दवाइयों का वो जरूर पूरा कीजिए, क्योंकि ये मेरा बड़ा नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है घर में भी और बाहर भी, कि अगर आपको 5 दिन की दवाई दी है डॉक्टर ने, तो जनरली क्या होता है कि 2 दिन के बाद ही आपको ठीक लगने लगता है और तीसरे दिन के बाद से हम अपने आप ही दवाई भी बंद कर देते हैं, राइट। डॉक्टर पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है। अगर उसने आपको 5 दिन की दवाई दी है तो उसको भी पता था कि आप 3 दिन बाद थोड़ा अच्छा महसूस करेंगे, बट 5 दिन की दवाई इसलिए दी है ताकि ये प्रॉब्लम आपको दोबारा ना हो, रिलैप्सिस ना हो।
तो अगर उसने 5 दिन का कोर्स दिया है तो प्लीज वो कोर्सेज आपके समय पे पूरा कीजिए। अगर आपको स्पेशली लेडीज को 35 के बाद अगर आपकी 2 डिलीवरीज हो गई हैं, आपने बच्चों को फीड कराया है, तो एक टेंडेंसी है कि 30, 35, 40 के बाद हमारे शरीर से कैल्शियम कम होने लगता है। जो हमारे हाड़े हैं वो ठिसुन बोलते हैं ना, हाड़े ठिसुन होता है, ऑस्टियोपोरोसिस जिसको हम बोलते हैं। तो ये अवॉइड करने के लिए अगर आपको लगता है कि डाइट से सही मात्रा में कैल्शियम और ये सब नहीं मिल पा रहा है, तो कैल्शियम और विटामिन डी का एक कॉम्बिनेशन का टैबलेट आता है या मल्टीविटामिन के टैबलेट्स आते हैं, वो आप आपके फिजिशियन से बात करके एक आप शुरू कर सकते हो। तो ऐसा अगर कुछ है वो प्लीज अपना ध्यान जरूर रखें। ओके, अर्लियर द बेटर। कोई भी प्रॉब्लम है जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएंगे उतना अच्छा होगा। इंतजार मत कीजिए। हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है कि हम खुद को ट्रीट करने शुरू कर देते हैं और जब हालात बिल्कुल हाथ से निकल जाते हैं तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ऐसा ना करें, जितना जल्दी हो चेकअप कराएं, जितना जल्दी हो उतनी जल्दी आप डॉक्टर की सलाह लें। नेक्स्ट पॉइंट कम्स फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा हमें कोरोना ने बताई है। जब हमारा मिलना बंद हो गया, सोशलाइजेशन बंद हो गया, तब हमें पता चले कि फैमिली और फ्रेंड्स हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है। हम अकेले जीवन नहीं गुजार सकते, गुजारेंगे भी तो मजा नहीं होगा जीवन में। हम सिर्फ मैंने कहा ना जी रहे होंगे, हम एंजॉय नहीं करेंगे हमारी लाइफ को। तो बहुत जरूरी है कि आप आपके फैमिली और फ्रेंड से कनेक्टेड रहे। क्यों? वो आपको सपोर्ट देते हैं, आपके अच्छे समय में बुरे समय में आपके साथ होते हैं, सपोर्ट देते हैं। फ्रेंड्स और फैमिली आपका एक कंफर्ट जोन होता है जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगता है, आप अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी भूल जाते हैं। शेयरिंग इज केयरिंग जो हम कहते हैं। अगर आप आपके दुख या खुशी जो भी, अगर आप आपके जो ट्रू फैमिली और फ्रेंड्स हैं उनके साथ बांटते हैं तो आपको एक केयरिंग एटीट्यूड मिलता है। आपको बुखार भी है तो फॅमिली में 10 बार लोग पूछते हैं काय झालं, आता बरं वाटतंय का, औषध देऊ का, तुला दूध आणून देऊ। जब लोग पूछते भी है ना तो भी बहुत अच्छा लगता है। आधी बीमारी तो पूछने से अच्छी हो जाती है। सो लाइफ में बहुत जरूरी है कि हमारे फ्रेंड्स और फैमिली हमारे कांटेक्ट में रहे। लाइफ में मतलब ये हमें एक अलग तरह का सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देते हैं कि हमारे लिए भी कोई है, हम भी किसी के लिए मैटर करते हैं। ये आपको सोशली कनेक्टेड रखते हैं, समाज से, आसपास के लोगों से कनेक्शन बना रहता है। तो आपको डर नहीं होता है कि मुझे कुछ हो गया तो मेरे साथ है लोग, मेरा ध्यान रखेंगे, मेरी फैमिली का ध्यान रखेंगे। तो वो एक मेंटेन रखिए आप। मेंटल वेलबींग, दोस्त होते हैं जिनके पास अच्छे फैमिली का सपोर्ट होता है, उनको मेंटली भी वो थोड़ा सा खुश रहते हैं, उन्हें त्रास या स्ट्रेस जो है वो बहुत कम होता है। ओके, समय पड़ने पे आपको उनकी एडवाइस भी मिलती है। जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो वो आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आपकी गलतियों को भी बड़े अच्छे से बताते हैं, राइट। तो इन सब चीजों के लिए जरूरी है कि हमारे पास अच्छी फैमिली हो, अच्छे फ्रेंड्स हो और उनसे आप कनेक्टेड रहे। बहुत जरूरी है कि आप कनेक्टेड रहे। हम क्या होता है सब भूल जाते हैं ना। कोई पहले फोन नहीं था, हाथ में मोबाइल नहीं था तो लोग चिट्ठियां लिखते थे तो भी कनेक्शन में रहते थे। आज हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, डेटा पैक है, बट एक व्हाट्सएप मैसेज तक हम नहीं भेज पाते अपने दोस्तों को। तो ये थोड़ा सा टालना है हमें, थोड़ा सा एक कांटेक्ट बना के रखना है। तो वो भी आपको एक लाइफ के लिए जरूरी है, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, कि आपके पास लोग हैं, आपके पास ग्रुप है, आप बिलोंग, आप फील करते हैं कि मैं इन लोगों को बिलोंग करता हूँ, ये लोग मुझे बिलोंग करते हैं। तो वो एक जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दीस डेज, मेंटल हेल्थ, मानसिक आरोग्य। ये क्या होता है? हमारी जो भी भावनात्मक पहलू है, मानसिक पहलू है या सामाजिक पहलू है, ये सब मिलके हमारा मानसिक आरोग्य बनाते हैं। हमारी भावनाएं, हमारा मस्तिष्क या हमारा समाज, ये मिलके तीनों कंपोनेंट मिलके हमारी मेंटल हेल्थ बनाते हैं। कैसे हम सोचते हैं, हम क्या फील करते हैं, हम कैसे एक्ट करते हैं, ये सब हमारे मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करता है। कई कारण हैं जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो कभी कभी खराब हो जाती है। कई प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से, अगर मेंटल हेल्थ को कुछ हुआ है आपको, तो वो चेंजेस आपको आपके लोगों के बिहेवियर में दिखने लगता है। डायरेक्ट लोग आपको तुरंत उनके बिहेवियर में वो चेंजेस दिखने लगते हैं, राइट। तो इसके कई कारण होते हैं। मेंटल हेल्थ, मानसिक आरोग्य बिगड़ने के कई कारण होते हैं। कई बार वो हेरिडिटिकल होता है, अनुवांशिक होता है, की पेरेंट्सला तो त्रास होता म्हणून बाळाला पण झालाय, राइट। ब्रेन में काहीतरी कहते हैं ना केमिकल लोचा हो गया है तर काहीतरी ते हॉर्मोनल किंवा काहीतरी ब्रेन ऍक्टिव्हिटी बद्दल काही प्रॉब्लेम असतात, त्यामुळे होऊ शकतात। दुसरं लाईफ एक्सपिरियन्सेस, जीवन मध्ये जे तुम्हाला एक्सपिरियन्स भेटतात ना, काही ट्रॉमा झाला, काही तुमच्या एक काहीतरी अप्रिय घटना घडून गेली, त्यामुळे काहीतरी एक तुम्हाला शॉक बसलेला आहे, त्यामुळे तुमचं मानसिक आरोग्य थोडंसं वाईट होऊ शकतात। किंवा तुमच्या फॅमिली हिस्ट्रीमध्ये मानसिक आरोग्याचा प्रॉब्लेम आहे, जर तुम्ही पाहिलंय की तुम्हाला बाबाला पण तसं डिप्रेशन होतं, तुम्हाला मौशीचे बाबाला पण, मौशीचे बाळाला पण डिप्रेशनच्या मतलब फॅमिलीमध्ये पण आहे, तर आम्हाला पण होऊ शकतं। भरपूर कारण आहे त्यामुळे मानसिक प्रॉब्लेम होत आहे, मानसिक त्रास होत आहे। बट मेंटल हेल्थ
हे खूपच महत्वाचं आहे, त्याला अजिबात इग्नोर करायचे नाही. ओके, क्योंकि क्या होता है, जो फिजिकल प्रॉब्लम है वो दिखते हैं, मानसिक प्रॉब्लम दिखते नहीं, और दिखते नहीं तो क्या होता है, बहुत जब चीजें हाथ से निकल जाती है तब हमें उसका आभास होता है, और तब हम अगर जाते हैं कहीं मदद के लिए तो वो मदद संभव नहीं होती. तो जरूरी है कि इस पे हमारा बहुत ध्यान रखें. सिर्फ हम अपने पे ही नहीं, आपके आसपास के जो आपकी फैमिली है, फ्रेंड है, उन पे भी आप ध्यान रखिए. अगर आपको उनके बिहेवियर में, उनकी चीजों में कुछ फर्क दिखता है तो प्लीज उसको इग्नोर मत कीजिए. ओके, तो जरूरी है कि आप मेंटल हेल्थ अगर आपकी पॉजिटिव होगी, अच्छी होगी, तो आप आपकी पूरी क्षमता से काम कर सकेंगे. यू विल रियलाइज योर फुल पोटेंशियल. आपके जो लाइफ के जो स्ट्रेस हैं, जो तान है, उनको अच्छे से डील कर पाएंगे. आपके जो इमोशन, भावनात्मक उतर चढ़ाव होता है, कभी बहुत गुस्सा आता है, कभी मूड स्विंग्स होते हैं, उसको आप नियंत्रण में रख सकते हैं. राइट, आपका जो भी आप काम करते हैं वो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे, और आप अपने देश के लिए या अपने समुदाय के लिए, अपने परिवार के लिए एक मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाएंगे. आप उनके ऊपर एक जिम्मेदारी नहीं होंगे, आप उनके लिए एक सपोर्ट होंगे. सो ये इसलिए मानसिक आरोग्य सकारात्मक होना बहुत जरूरी है. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, 1 घंटे में सारे टॉपिक पे बहुत ज्यादा बोलना तो पॉसिबल नहीं होता है, बट जो थोड़ी थोड़ी चीजें जो हर कोई कर सकता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सिंपल रखा है. सबसे पहला पॉइंट मैंने इसलिए ये दिया है क्योंकि ये पॉइंट जो है वो सब लोग इग्नोर करते हैं, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में. अगर आपको लगता है कि आपको मानसिक प्रॉब्लम है, आपको एंजाइटी होती है, आपको पैनिक अटैक्स आते हैं, आपको डिप्रेशन फील हो रहा है, प्लीज गेट प्रोफेशनल हेल्प. एक तज्ञ व्यक्तीकडून मदत घ्या. सायकॅट्रिस्ट असेल, सायकोथेरपिस्ट असेल, काउन्सिलर असेल, त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम नसली पाहिजे. इंडिया में क्या है, एक टॅबू आहे. लोकांना ना थोडंसं लाज वाटते की मला, जर तुम्ही म्हटलं ना मला गुडघा गेलं आणि मी फिजिशियन कडे चालली किंवा ऑर्थोपेडिक कडे चालली, तुम्हाला लाज वाटणार नाही. बट तुम्ही हे म्हटलं की मला डिप्रेशन आहे आणि मला एखादा सायकॅट्रिस्ट कडे जायचंय, तुम्हाला लाज वाटणार का? तुम्हाला हे भीती आहेत की लोक तुम्हाला जज करणार, की अरे त्याचं तर मेंटल झालंय थोडं. हे ऍटिट्यूड लोकांचा खूपच वाईट आहे, पण त्यामुळे तुम्ही तुमचं नुकसान करणार, ते अजून वाईट आहे. लोग कहते ना, कुछ कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना, उनको कहने दीजिए. पर आपका आरोग्य आपके लिए अच्छा. अगर आपको लगता है कि मुझे साइकेट्रिस्ट से हेल्प की जरूरत है तो बिंदास जाइए. इसमें आप कोई क्राइम नहीं कर रहे कि आपको छुपाने की जरूरत पड़े, जरूरी है. राइट, और अगर लोग जज करते हैं, प्लीज पहले आप ऐसे बनिए कि आप लोगों को जज ना करें, और फिर लोग अगर करते हैं तो वही बोला, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ दीजिए उनको. ठीक है, लोगों से कनेक्ट रहिए. जितना आप लोगों से कनेक्ट रहते हो उतना ही लोगों को डिप्रेशन कम होता है. हाँ, पर अच्छे लोगों से कनेक्ट रहिए. उन लोगों से कनेक्ट मत होइए जो ऑलरेडी आपको डिप्रेशन देते हैं. राइट, अच्छे जो फ्रेंड्स हैं, अच्छे जो फैमिली है, उनसे जुड़े रहिए. ठीक है, पॉजिटिव रहिए. जैसा मैंने बोला है, जो नहीं है उसको लेके परेशान मत होइए, जो आपके पास है उसको लेके खुश होइए. मतलब मैं कभी कभी वॉचमैन से बात करती हूँ अपनी सोसाइटी के, तो वो बड़ा एक दिन मुझे मिला कि मेरे बेटे की नौकरी छूट गई है, बट मैं बड़ा खुश हूँ, कम से कम मेरी नौकरी है और मुझे सैलरी पूरी मिल रही है. मतलब एक वॉचमैन जिसके घर में बेटे की नौकरी छूट गई है, बीवी काम वाली है, तो आजकल काम वालियों को भी लोग नहीं बुला रहे हैं, वो इस बात से खुश है कि एटलीस्ट उसकी नौकरी है तो लोगों के घर में, उसके घर में 2 टाइम का खाना आ रहा है. और हमारे पास सब कुछ है तो भी हम टेंशन में, कोरोना है, कोरोना है, बाहर नहीं जा पा रहे, ये नहीं जा पा रहे. तो टेंशन अगर लेनी होगी तो लाइफ में हमेशा आपके पास 10-12 चीजें रेडीमेड होंगी जिनकी आप टेंशन ले सकते हैं. बट आपका फोकस पॉजिटिव पे होना चाहिए. क्या नहीं है, नहीं, क्या है मेरे पास, उसको लेके खुश रहिए. ओके, जितना हो सके फिजिकली एक्टिव रहिए. WHO जागतिक आरोग्य घटना कहती है, संगठना कहती है, दिन में कम से कम आपको 60 मिनट एक्टिव होना चाहिए. जब आप बैठे नहीं है, आप चल फिर रहे हैं, उतना बहुत जरूरी है. राइट, तो 60 मिनट कम से कम दिन में आप एक्टिव रहिए. जितना आप फिजिकल एक्टिव रहते हैं उतना आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, उतनी आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी बनी रहती है. दूसरों की मदद कीजिए, हेल्पिंग अदर्स. जितना आप दूसरों को मदद करते हैं ना, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है. अगर आपको ना एक कहते हैं ना, कुत्ते का बच्चा होता है, पपी, कोई घायल दिख गया आपको सड़क पे, आपने अपनी कार या गाड़ी रोकी, उसको उठा के सड़क के साइड में रखा, उसको कुछ दूध वूध दे दिया, वो कुत्ता कहीं जाके नहीं बोलेगा की आपने उसकी हेल्प की, कुछ की, बट तुम्हाला काहीतरी छान वाटतं की तुम्ही आज एकाला, एक जीवची, एक प्राणीची तुम्ही एक काहीतरी त्याची मदत केली. राइट, तो हेल्पिंग अदर्स इज इन अ वे हेल्पिंग योरसेल्फ. जब आप दूसरे की मदद करते हैं तो एक तरह से आप खुद की मदद करें, बिकॉज वो आपको सकारात्मक मानसिक आरोग्य देता है. तो दूसरों की मदद कीजिए. जितना आप दूसरों की मदद करेंगे उतना दूसरे लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं. राइट, और बिल्कुल जैसा मैंने बोला, दिन में 7 से 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए. वो आपके सकारात्मक मानसिक आरोग्य के लिए बहुत बहुत जरूरी है. राइट, आपके स्ट्रेस को आपको ही डील करना पड़ेगा. दूसरे आपको तरीका बता सकते हैं, बट आपका स्ट्रेस कोई और
कम नहीं कर सकता, आपको ही उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। तो आपकी कोपिंग स्किल्स आप सीखिए कि मुझे कैसे, जब मैं बहुत स्ट्रेस आता है तो मैं रिलैक्स कैसे करूं, मैं आंखें बंद करूं, मैं ध्यान लगाऊं, मैं मेडिटेट करूं, या मैं प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक करूं, या मैं इमेजिनरी एक टेक्निक होती है उसका सहारा लूं। इन सबको सीखने के लिए आपको तज्ञ लोगों के पास जाना होगा। बट अगर आपको प्रॉब्लम है नेगेटिविटी का, पैनिक अटैक्स का, एंजाइटी का, तो प्लीज एक्सपर्ट के पास जाइए, ये टेक्निक्स को सीखिए और इसका रोज प्रैक्टिस कीजिए। रोज आधा घंटा, आप जितना आधा घंटा आप फिजिकल एक्टिविटी को देते हैं, आधा घंटा खुद के मानसिक आरोग्य के लिए भी दीजिए। अच्छा सोचिए, अच्छा पढ़िए, अच्छी बातें कीजिए, अच्छा थॉट्स दीजिए आपके ब्रेन को, तो बहुत जरूरी है। ओके। और इंटेंशनल मेंटल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, मतलब जितना दुर्लक्ष्य मत कीजिए, जानबूझ के आधा घंटा मेडिटेशन कीजिए या कुछ मेंटल पॉजिटिव मेंटल एक्सरसाइजेस कीजिए, जिससे कि आपका मानसिक आरोग्य अच्छा बना रहे। नेक्स्ट इज हेल्दी एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट दो जगह का होता है, एक आपके घर का और एक आप जहाँ पे काम करते हैं वहां का, राइट? या अगर स्टूडेंट है तो जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहां का। तो बहुत जरूरी है कि वहां का एनवायरनमेंट अच्छा रहे जहाँ आप काम करते हैं। उसका एक कारण है, दिन में आप जितने भी समय सक्रिय रहते हैं, 8 घंटे 12 घंटे जो भी आप जगे रहते हैं, जब आप सो नहीं रहे, उसका 70 से 80% समय आप आपके वर्क प्लेस में इन्वेस्ट करते हैं, आप ऑफिस में होते हैं। अगर मैं दिन में 12 घंटे जगी हूँ तो उसमें से 8 घंटे तो मैं ऑफिस में होती हूँ। तो जो जगह में 8 घंटे गुजार रही हूँ वो जगह पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर वो नेगेटिव है तो साल 2 साल में वो नेगेटिविटी मेरे अंदर भी आ जाती है। तो कुछ तो आपके ऑर्गेनाइजेशन करती है आपके लिए, जिससे कि आपका एनवायरनमेंट अच्छा बना रहे, आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना, अच्छे लैपटॉप्स देना, जगह अच्छी देना, वो उनका काम है। आप क्या कर सकते हैं उस एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए? सोशल रहिए। सोशल मतलब आसपास के जो आपके कलीग्स हैं, आपके जो सहकारी हैं आसपास जो आपके काम करते हैं, आपके जो मित्र हैं ऑफिस वाले, उनके साथ आप कनेक्टेड रहिए, सोशल रहिए। अपनी पोजीशन पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। आपको जो जॉब पसंद है वही जॉब आप एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये आपको जिंदगी भर करनी है। कम्युनिकेशन स्किल सीखिए, क्योंकि आधी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे कम्युनिकेशन की वजह से होती है। जब हम अपनी बातों को सही तरह से नहीं बता पाते तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती है, जिसकी वजह से विवाद होते हैं, राईट? ते टाळण्यासाठी गरजेचे आहे की तुमची कम्युनिकेशन स्किल तुम्ही चांगली करा। कम्युनिकेशन म्हणजे लँग्वेज नाहीये, इंग्लिश आली की माझी कम्युनिकेशन चांगली झालं असं नाहीये। कम्युनिकेशन म्हणजे तुमची बात दूसरेपर्यंत कैसे पोहोचवायचे, दैट इज कम्युनिकेशन। सो वो स्किल आप डेवलप कीजिए, पॉजिटिव रहिए, और वो ऑफिस जितना कंपनी का है उतना ही आपका भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए चीजों की, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागिए मत, दायित्व लीजिए, जिम्मेदारी लीजिए। ओके। सो दिस इज व्हाट वी कैन डू। फिर आता है फैमिली एनवायरनमेंट। फैमिली सेफ होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, क्योंकि फैमिली में आप रात में सोते हैं, खाते हैं, तो साफ सफाई रहे, परिवार में बनी रहे, बहुत जरूरी है। परिवार सेफ हो, किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, किसी के ऊपर किसी तरह का मानसिक या शारीरिक अत्याचार ना हो, ये भी आपकी, ना आप सहें ना करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। फैमिली ऐसी होनी चाहिए कि जहां जाते ही आपकी सारी चिंता दूर हो जाए, सारी चीजें खुश, मतलब आपको अच्छा लगने लगे कि अरे ठीक है, भाड़ में जाए सारी प्रॉब्लम, और मेरा घर अच्छा है, मैं इसमें खुश हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। बट वो माहौल अच्छा बनाने में आपका भी योगदान होना चाहिए। आप भी कोशिश कीजिए कि दूसरे भी आपको देख के उतने ही पॉजिटिव फील करें। सपोर्टिव होना चाहिए फैमिली एनवायरनमेंट, आप उनको सपोर्ट करें, वो आपको सपोर्ट करें, वो बहुत जरूरी है। एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिए, अगर किसी ने कुछ अच्छा किया है तो उसकी तारीफ कीजिए, उनको बोलिए आप ये बहुत अच्छा करते हैं, आप ये बहुत अच्छा करते हैं। तो एक घर में जब कॉन्फिडेंस मिलता है तो बाहर भी वो कॉन्फिडेंस आपका बना रहता है। घर में एक पॉजिटिव इमोशनल एनवायरनमेंट रखिए। अगर सबके सब नेगेटिव बातें करते रहेंगे तो सब में वो नेगेटिविटी आ जाती है, बच्चों में भी आ जाती है। तो घर में अच्छी बातें कीजिए, पॉजिटिव इमोशनल एनवायरनमेंट रखिए। कोरोना था जैसे, अगर हम परेशान हैं, बच्चों के सामने बुला रहे क्या कोरोना है, बाहर नहीं जा पा रहे, जॉब का टेंशन है, ये बच्चे भी फिर वही सेंस करते हैं। ठीक है कोरोना है, आप बोले कि अरे देखो कोरोना तो क्या होगा, एटलीस्ट हम साथ में, इससे भी बुरा हो सकता था, एटलीस्ट हमें टाइम मिल गया बिताने के लिए, चलो हम ये करते हैं, कोरोना भी चला जाएगा, हम घर में रहेंगे। तो कुछ पॉजिटिविटी ढूंढिए ताकि पूरे परिवार में वो पॉजिटिविटी फैले। ठीक है, तो घर के एनवायरनमेंट को जितना हो सके उतना पॉजिटिव रखें और एक दूसरे को समझें। किसी किसी दिन मूड खराब होता है तो उस दिन आप भी मत कीजिए, दूसरे को समझिए। अगर वो कुछ कह रहा है तो कभी कभी सुन भी लेना चाहिए, सिर्फ सुनने में भी समझदारी होती है। और नेक्स्ट डे जब उसका मूड अच्छा हो तो आप अपनी बात बोल सकते हैं, बिकॉज दे आर फैमिली, राइट? दे आर योर ब्लड। सो फैमिली एनवायरनमेंट भी हेल्दी रखना, क्योंकि क्या होता है, एक दिन दो दिन की बात नहीं है, लाइफ की बात है। तो जब लाइफस्टाइल की बात होती है, फैमिली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो फैमिली नीड्स टू बी हैप्पी, इट शुड बी अ हैप्पियर प्लेस। अच्छा खुश वाला वातावरण होना चाहिए ताकि आप भी
खुश रहें। ओके, लास्ट पॉइंट लाइफस्टाइल का जो है, नो टू सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज जैसा मैंने बोला, ड्रग्स है, मद्यपान है, तंबाकू सेवन है, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या होता है, इसका ना एडिक्शन हो जाता है, इसकी सवय लग जाती है, और अगर वो एडिक्शन एक लेवल पे आ गया है, उसके बाद फिर आपको रिहैब जाना पड़ता है। रिहैब जाके भी बहुत सक्सेस रेट इज वेरी लेस। कितने लोग रिहैब जाके इन आदतों को छोड़ पाते हैं? बहुत बहुत कम है सक्सेस रेट। कई बार होता है कि वापस वो लोग ड्रग्स लेने लग जाते हैं। तो इससे पहले ये सब नौबत आए, आप इसको पहले से ही प्रिवेंट कीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए कि आप ये सब ना करें, क्योंकि जब आप ये सब करने लगते हैं तो होता क्या है, आप देखेंगे जब जो लोग एडिक्ट हो जाते हैं उनको बार बार वो सब्सटेंस खाने का मन करता है, राइट? मतलब आपके लिए वो जो भी ड्रग है वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके लिए, आपको फैमिली की नहीं पड़ी है, आपको किसी की नहीं पड़ी है, आपको सिर्फ वो ड्रग्स चाहिए। आप अपनी फैमिली, बच्चे, सबको छोड़ देते हो, उससे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाते हैं। आपके जो लाइफ की बाकी चीजें हैं, जैसे आपका जॉब, परिवार, समाज, आप सबको दुर्लक्ष्य कर देते हैं ड्रग्स के लिए, राइट? और जब आपको पता, और एक ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको पता है कि ये ड्रग अब मेरे लिए जहर बन चुका है, मैं जितना ज्यादा इस ड्रग को लूंगा उतनी जल्दी मेरे मरने के चांसेस है, तो भी आप चाह कर भी वो ड्रग छोड़ नहीं पाते। तो ये उस लेवल तक ये चला जाता है, आप छोड़ना भी चाहते हैं तो आप नहीं छोड़ पाते। तो वो नौबत ना आए, इसलिए पहले ही कोशिश कीजिए कि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा हो कि मैं इन चीजों की तरफ बढ़ूं ही ना। और अगर आप बढ़ भी चुके हैं, आपको आदत है, तो अभी से ही इसको छोड़ने की आदत शुरू कीजिए, क्योंकि ये 1-2 दिन में छूटती नहीं है, धीरे धीरे कम करना पड़ता है, फिर छोड़ना पड़ता है, फिर आप ऑल्टरनेटिव ढूंढिए कि आप वापस इसमें ना आए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ओके? क्योंकि एडिक्शन इज वेरी वेरी बैड। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? ज्यादातर क्यों लोग ड्रग्स में जाते हैं? क्योंकि उन्हें स्ट्रेस होता है। उनको लगता है कि मैं सिगरेट पी लूंगा तो मेरा सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा, मैं 2 गिलास अल्कोहल पी लूंगा, विस्की पी लूंगा तो मेरा सारा टेंशन दूर हो जाएगा, जबकि उनको भी पता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो सिर्फ आपको भूलने में मदद करता है थोड़ी देर के लिए, दैट्स इट। अगले दिन जब होश आता है, वापस में वही प्रॉब्लम्स है, वही लाइफ है। तो स्ट्रेस में लोग शुरू करते हैं ड्रग्स और ये सब। तो बहुत जरूरी है कि आप स्ट्रेस को डील करने के और तरीके सीखें, जैसे कि एक्टिविटी है, मेडिटेशन है, योगा है, ताकि आपको ड्रग्स का सहारा ना लेना पड़े अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए। अगर आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, चिड़चिड़पना है, तो वो लोग भी बहुत जाते हैं ड्रग्स में। तो ड्रग्स की तरफ जाने से अच्छा है कि आप एक्सपर्ट की तरफ जाएं, काउंसलर के पास जाएं, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, वो आपको ज्यादा अच्छे से मदद कर पाएंगे। अपने फैमिली और फ्रेंड से कनेक्टेड रहें। जो लोगों को फैमिली का प्यार नहीं मिलता, या जो फैमिली से कनेक्टेड नहीं है, जिनकी जिंदगी में दोस्त नहीं है, वो लोग ज्यादा ड्रग्स की तरफ जाते हैं। तो प्लीज फैमिली और फ्रेंड से कनेक्टेड रहिए, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपको इन चीजों से दूर रखने में, क्योंकि आपको फिर ये आर्टिफिशियल खुशी नहीं ढूंढनी पड़ती, वो खुशी आपको आपके परिवार से मिल जाती है। ओके, डोंट यूज, जो भी आपके घर में मेडिसिन है जो आपने यूज करनी बंद कर दी है, बची हुई है, प्लीज उनको फेंक दीजिए। कभी कभी बच्चे इन चीजों को फायदा उठा के उसके चक्कर से ड्रग्स की तरफ जाने लगते हैं, वो आप अवॉइड कीजिए। और डोंट सकम टू पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर क्या होता है? जो आपके फ्रेंड्स आपके ऊपर डालते हैं, तू मेरा दोस्त है तो तू सिगरेट पिएगा आज, तुझे मेरी कसम है, अगर तूने आज सिगरेट नहीं पी तो तू मेरा दोस्त नहीं आज से। ऐसे दोस्तों को तो उसी दिन दोस्ती खत्म कर दो। जो आपकी दोस्ती की कीमत एक सिगरेट से लगा दे, ऐसे दोस्त रख के क्या फायदा है? तो सपोज अगर मेरी दोस्ती की कीमत सिर्फ एक सिगरेट है, तो प्लीज सॉरी, मुझे ऐसी दोस्ती ही नहीं चाहिए। दोस्त वो हो जो दूसरे की भी सिगरेट छुड़वा दे, राइट? तो ऐसे लोग प्रेशर करते हैं, क्या तू तो बच्चा है, तू तो बड़ा ही नहीं हुआ, एक तो क्या, एक अल्कोहल नहीं पी सकता, एक पैग नहीं पी सकता, एक सिगरेट नहीं पी सकता। अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं, छोड़ दीजिए। आज नहीं तो कल ये आपके लिए प्रॉब्लम ही बनने वाले हैं, और ये आपके मित्र हो ही नहीं सकते, राइट? तो ऐसे प्रेशर में ना आइए। ऐसे प्रेशर अगर ये आपको दे रहे हैं तो उन लोगों को छोड़ देना ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप सिगरेट या अल्कोहल पीना शुरू कर दें। ऑलवेज रिमेंबर, चूज योर फ्रेंड वाइजली, ओके? नो अल्कोहल, अजिबात अल्कोहल घ्यायचे नाही, बट कधी कधी काही लोकांना थोडा तरी त्यांचा असा सोसायटल ऐसा रहता है कि उनको कभी कभी अल्कोहल लेना पड़ता है। जर असा असेल तर एकदम मॉडरेशन, अजिबात, अदरवाइज अजिबात टाळायचे, ओके? अँड स्ट्रिक्ट नो टू टोबॅको, तंबाखू तर अजिबात घ्यायचे नाहीत। जितना हो सके अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी, जो लोग जिम जाते हैं वो ऑलरेडी ये सब नहीं लेते हैं, क्यों? उनको पता है कि अगर मैं एक पैग अल्कोहल लूंगा तो मुझे वापस से कल आधा घंटा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी वो सारे कैलोरीज बर्न करने के लिए। सो एंगेज, जितना हो सके उतना फिजिकल एक्टिविटी करें, अपनी फिटनेस पे ध्यान दें। जितना ज्यादा आप फिट रहेंगे उतना ज्यादा आप इन चीजों की तरफ दुर्लक्ष्य रखेंगे, ओके? और जो भी आप करें वो पूरे लाईफ के बारे में सोच के करें की ये मेरी जीवनशैली का हिस्सा आहे, की हे आजची किंवा उद्याची गोष्टी नाही आहे, मला हे
जीवनपर्यंत करायचे, मला हे रोज करायचे, मला हे हॅबिच्युअल, मला हे गोष्टी माझी हॅबिट मध्ये असली पाहिजे. जसं तुमची हॅबिट असतात ना, सकाळी सकाळी उठून तुम्हाला ब्रश करायचे, दात क्लीन करायचे किंवा अंघोळ घ्यायचे, तशी हे सगळी गोष्टी तुमची हॅबिट असली पाहिजे. की दररोज जर मी जेवण घेतेय, दररोज माझा व्यायाम करणं पण गरजेचं आहे. जेवण मध्ये आपण असं करत नाही की एक आठवडा घेतलं आणि आता 1 महिना जर नाही घेतलं जेवण तर चालेल, असं करू शकतात का? नाही, दररोज घ्यावे लागतात. तसंच एक आठवडा एक्सरसाइज केली आणि आता नाही केलं महिन्यात तर चालेल? अजिबात चालणार नाही. जसं तुम्ही दररोज जेवण करताय, दररोज ब्रश करताय, तसं दररोज व्यायाम करायचे, दररोज तुम्हाला थोडं मेडिटेशन किंवा मेंटल रिलॅक्सेशन एक्सरसाइज करायचे. सो जे काय तुम्हाला करायचे ते दररोज करायचे, थोडं रोज. ओके, दॅट इज इम्पॉर्टंट. सो द बिगेस्ट प्रिव्हेंशन आपण म्हणतात की एवढे रोग आलेले आहेत, आधी स्वाईन फ्लू होता, आता कोरोना आला आहे, कधी कधी कॅन्सर असतात, त्यापासून जर प्रतिबंध करायचे किंवा रक्षात्मक उपाय, द बेस्ट प्रिव्हेंशन आपण म्हणतात, बेस्ट रक्षात्मक उपाय काय आहे की तुमची लाईफस्टाईल हेल्दी ठेवा. तुमची जी जीवनशैली आहे तो आरोग्यदायी असली पाहिजे. जर तो तुम्ही एक सतत ठेवलं तुमची लाईफस्टाईल, तर तुमचे जे रिस्कचे चान्सेस आहे ते खूपच कमी होतात, खूपच कमी. जर एक साधारण व्यक्तीला 70% रिस्क असेल, तुमची जर लाईफस्टाईल आधीपासूनच चांगली आहे, हेल्दी आहे, तर तुम्हाला तो रिस्क नुसतं 20% आहे. तर तेवढं तुम्ही कमी करू शकता. तर बेस्ट प्रिव्हेंशन इज लिव्हिंग अ हेल्दी लाईफस्टाईल. ओके, आणि शेवट, रिमेंबर, मी इथे येऊन तुम्हाला सांगू शकतात, भीमा सर हे ऑर्गनाइज करू शकतात, शेवटी हे तुमची चॉईस आहे. अपन काय म्हणतात कि हम कहते हैं ना, घोड़ा अगर प्यासा है तो उसको कुएं तक ला सकते हैं, जबरदस्ती पाणी पिला नाही सकते. तर मी तुम्हाला हे सांगू शकतात, सर असे वेबिनार ऑर्गनाइज करू शकतात, असे अजून 10 तज्ञ व्यक्ती येऊन तुम्हाला काही काही सांगू शकतात, बट शेवटी हे तुमची चॉईस आहे, तुम्ही हे करणार की नाही करणार, हे तुमची चॉईस आहे. मी तुम्हाला नुसतं एक पिक्चर आणून दिलेली आहे इथे की जर तुम्ही हे सगळं पाळलं तर तुम्हाला काय फायदा होणार, जर नाही पाळलं तर काय नुकसान होणार, शेवटी तुमची चॉईस आहे. बिकॉज युअर हेल्थ इज युअर चॉईस, आय कांट डू इट. आणि हे फोर्सफुली करायचे पण नाही, बिकॉज ते टिकणार नाही. आज मी सांगितलं, मी असं म्हटलं की तुम्ही मेरी कसम आहे, तुम्ही एक्सरसाइज करनी पडेगी, तर 1 आठवड्या 2 आठवड्यातच करणार, त्यानंतर परत तो पडणार. हे दिस शुड कम फ्रॉम विद इन, ये तुम्हारे अंदर से आना चाहिए कि मेरी लाइफस्टाइल मुझे हेल्दी रखनी है. मैं चाहती हूँ कि, ऐसा मैं सोचती हूँ की जेव्हा मी मतलब आजी होणार, जेव्हा माझे ग्रँड चिल्ड्रन येणार, मी एक एकदम कूल आजी असली पाहिजे, कि मैं ऐसी नानी या दादी बननी चाहूंगी कि मैं मेरे बच्चों के साथ साइकिलिंग पे जाऊं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ मैं सिंहगढ़ फोर्ट पे ट्रैकिंग के लिए जाऊं. मतलब ऐसा बुढ़ापा हो तो मजा है बुढ़ापे में, क्योंकि पूरी जिंदगी तो काम करते करते चली जाएगी. रिटायरमेंट एज अगर एंजॉय करनी है तो रिटायरमेंट के लिए हम पैसे भी अभी से इन्वेस्ट करते हैं, तो रिटायरमेंट के लिए हेल्थ के लिए भी अभी से इन्वेस्ट करना पड़ेगा. अभी से एक्सरसाइज करेंगे, अभी से अच्छा खाएंगे, तब जाके आप रिटायरमेंट की एज में टेनिस खेलिए, ट्रैकिंग पे जाइए, साइकिलिंग कीजिए, ऐसा बुढ़ापा हो तब तो फायदा है. उसके लिए अभी से हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए. सो रिमेंबर, योर हेल्थ इज योर चॉइस, एंड शेवटी लेट्स बिल्ड अ हेल्दियर टुमारो एंड अ हेल्दियर nation. So with this, I would like to end my session, and now I am open for any discussion. I just want to stop sharing so we can have a larger screen, and now you can ask questions if you want to. Hello. एक मिनिट मॅडम, खूप खूप धन्यवाद आपले. अतिशय म्हणजे जवळजवळ 1.5-2 तास झाले, खूप सुंदर आपण अशी मांडणी केली. आणि ही मांडणी करत असताना मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तिन्ही भाषेचा चांगला मेळ घातला. खूप खूप धन्यवाद. एक आपल्याकडे एक 5 ते 7 मिनिट आहेत, कुणाला जर या संदर्भात प्रश्न असतील तर त्यांनी उपस्थित करावे. Hello. 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 Hello, ma'am. Yes. Good afternoon. Hello. येतोय मॅडम आवाज, विचारा प्रश्न. विचारू का मॅडम? नमस्कार मॅडम. मला थोडा एक प्रश्न असा विचारायचा होता की मी 8-10 वर्षापासून व्यायाम करते आणि आता माझं एज 49 आहे आणि मेनोपॉजचा प्रॉब्लेम नंतरचं जे वर्कआउट आहे, तर त्या वर्कआउट मुळे म्हणजे ओबेसिटी थोडीशी असल्यामुळं त्याच्यात काही फरक पडत नाही मॅम. मी दररोज वर्कआउट, मग त्यात नेमकं आपण वर्कआउट मध्ये काय करायला पाहिजे की जेणेकरून आपल्याला थोडंसं वेट पण लूज होईल आणि आपण हेल्दी पण राहू?
ओके मॅडम, व्हेरी गुड क्वेश्चन. आणि माझी एक गोष्टी मी विसरली होती, ते पण मला सांगायचे. थोडेसे आपले मिथ काढून टाकायचे. आपल्याकडे ना काही गैरसमज आहेत. लोकांना काय वाटतं, जे दिसायला बारीक दिसतंय तो फिट आहे. ओके हे सर्वात मोठा गैरसमज आहेत. बीइंग थिन, बीइंग स्लिम डझंट मीन बीइंग फिट. बीइंग फिट म्हणजे काय, तुम्ही तुमचे रोजचे दैनंदिनीचे कार्य करू शकतात येस चांगल्यापणे, तुम्हाला मदत लागत नाही, तुम्ही Yes. ते एकदम एनर्जिक पासून करताय, तर तुम्ही फिट आहोत. तुम्ही म्हणताय की तुम्ही एक्सरसाइज करताय डेली 8-10 वर्षापासून, बरोबर है. आता तुम्हाला हाँ. मेनोपॉज आलाय, तो मेनोपॉज में क्या होता है मैडम, बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं शरीर में, येस ज्यामुळे हे शरीराला 1 ते 2 वर्ष लागतात मेनोपॉज बरोबर सेटल व्हायला. त्यामुळे हे वेट वाढणं, मूड स्विंग्स होणं, किंवा Yes. तुमचं हे जे खालच्या पोर्शन आहेत, हिपच्या जे पोर्शन आहे ते थोडं वाईड होतंय, हे नॉर्मल आहे. बट जर तुम्ही व्यायाम कंटिन्यू केलं, 1 वर्ष नंतर तुम्हाला वाटेल की तुम्ही परत जसं तुम्ही होतं मेनोपॉजच्या अगोदर तसं तुमचं शरीर होणार आहे. पण थोडासा तुम्हाला पेशन्स ठेवावे लागेल. व्यायाम अजिबात तुम्ही बंद करू नका. दॅट इज द बेस्ट मेडिसिन. व्यायाम काय करावे, आठवड्यात तुम्ही 4 दिवस वॉकिंग, जॉगिंग जे काय करताय, कमी 30 मिनिट पेक्षा जास्त करा. ओके, कंटिन्युअस 30 मिनिट पेक्षा जास्त करा. मी तर म्हणेल जर 1 तास शक्य असेल, कंटिन्युअस नसेल तर अर्धा तास सकाळी, अर्धा तास संध्याकाळी करा. आपल्या लेडीजला बहुतेक प्रॉब्लेम काय असतात की आपण हे वॉकिंग वगैरे सगळं करतात, बट आपल्या शरीरात ताकदीची खूप कमी आहे, स्पेशली अपर बॉडी. आपले जे हात आहेत मतलब हे वीक असतात, येस बिकॉज आपलं थोडंसं लाईफस्टाईल बदललेलं आहे. तर त्यासाठी तुम्ही आठवड्यात कमी 2 वेळा थोडंसं ताकदीची काही एक्सरसाइज करा. आणि त्यासाठी बहुतेक कालच्या सेशन मध्ये झाला की नाही, पण आपण ओन बॉडी वेट एक्सरसाइज म्हणतात मॅडम. तुम्हाला असं ठेवा की आज मला हात आणि पायाचे व्यायाम करायचे आणि उद्या पोटाचा करायचे. त्याचे सगळे व्हिडिओ, कुठली एक्सरसाइज करायचे, बेसिक प्लॅन घ्या तुम्ही, बिकॉज तुम्ही आतापर्यंत केलेला नाहीये. तर सुरुवातीला बिगिनर प्लॅन्स घ्या. आणि जेव्हा तुम्हाला तो जमला की आज, आणि सुरुवातीला नुसतं 5-5 रेपिटेशन करा. सिर्फ 5 वेळाच करायचे मला. जर सिटअप्स असेल तर 5 केलं, ठीक आहे. असं हळूहळू 1 आठवड्यानंतर 5चा 7 केलं, 7चा 10 केलं, असं हळूहळू करा. पण आठवड्यात 2 दिवस तुम्ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा. आणि खूपच गरजेचं आहे, आहारवर लक्ष द्या. ओके, सो दॅट इज इम्पॉर्टंट. थँक्यू. हॅलो मॅडम. येस हॅलो मॅडम, येस. माझा एक प्रश्न आहे. मानसिक आरोग्यावर आहाराचा परिणाम होतो का? बिल्कुल. इंडियंस कशा में प्रकारे? सबसे ज्यादा मानसिक, जो इंडियंस के जो मानसिक त्रास में सबसे ज्यादा जो आपका असर होता है वो खाने का ही होता है. इसका मैं रीजन बताती हूँ. सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल हमें यही है कि हम लोग खाना एंजॉय नहीं कर रहे, राइट. आप कभी देखना कि कुछ हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से ना कुछ डाइट होती थी कि खाने में पहले क्या खाना है, खाने के लास्ट में जनरली मीठा खाते हैं, राइट. तो वो क्या होता है कि आपके ना मूड्स को अच्छा करता है. मैं ये नहीं बोलूंगी कि डायरेक्ट कोई केमिकल चेंजेस होते हैं खाने की वजह से, बट आपके मूड और आपके मानसिक स्थिती पे बहुत फरक पडता है खाने का. एखादा जर तुम्ही तुमची आवडीचं जेवण घेतलं, तुम्हाला 2 दिवस चांगलं वाटतंय, 1 दिवस 1 तास नाही. काल काय जेवण घेतलं होतं, एकदम मला खूप छान वाटलं. तुमचा जर खराब से खराब मूड असला, तुम्हाला दिवस खूप त्रास झाला, खूप ताण आलाय, ऑफिसला वेळ चांगला गेला नाही, घरी पोहोचला, तुमची आवडीचं जेवण आहे, ते बघूनच तुम्हाला थोडासा मूड चेंजेस, यू फील नाइस. कहते खाना ना हमारे सारे सेन्सेस को छूता है. आपले 5 सेन्सेस असतात ना, डोळे बघण्यासाठी, कान सुनण्यासाठी, हे टेस्ट करने के लिए, मुंह बोलने के लिए, और स्किन महसूस करने के लिए. तो पहले के लोग जब खाना खाते थे, ये 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करते थे. खाने को देखते थे तो देख के अच्छा लगता था, खाने को सूंघते थे, स्मेल से आपके वो मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है प्रोसेस, राइट. फिर वो हाथ से खाते थे तो वो खाने को फील करते थे, राइट. उसके बाद वो खाने से पहले या तो प्रेयर बोलते थे, या अगर आप वेस्टर्न पद्धति के तो चीयर्स वगैरह बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो ताकि ये भी एक सेंस हमारा जो सुनने का है वो भी आपका मतलब यूज हो. तो वो सारी इंद्रियों को इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये ना आपको एक खाना एक अलग फीलिंग देता है. मैंने कहा ना, फूड इज मोर लाइक अ इमोशन. सो यस, खाने का मानसिक आरोग्य पे इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि ये आपके मूड पे फर्क करता है इसका, राइट. और जिनको ऑलरेडी शरीर में जैसे बहुत हीट है, तो ऐसा देखा गया कि जिनको बहुत हीट होता है, उनको बहुत उनका बिहेवियर में बहुत एग्रेशन होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा वाला होता है, तो उनको हम जनरली बोलते हैं कि आप ठंडी प्रवृत्ति का खाना खाइए, जैसे कि ताक है, ये है. तो ये थोड़ा बहुत तो असर होता है जीवन का मूड के ऊपर. मैडम यस धन्यवाद मॅडम.
हॅलो मॅडम, यस मला एक प्रश्न विचारायचा आहे. तर दीक्षित पॅटर्न नुसार वजन कमी करतो आपण, काहींना ते योग्य होतं परंतु काहींना त्याच्यामध्ये विकनेस पण येतो, असं का होतं? हाँ सर, पहले तो मेरी हात जोड़ के प्रार्थना है की वजन कम करण्याचे पेक्षा तुमचं लक्ष थोडा मोठा ठेवा की मला सुदृढता वाढवायची. सुदृढता वाढण्यासाठी तुम्ही काय करणार? फिजिकल ऍक्टिव्हिटी करणार, चांगला आहार घेणार. जेव्हा तुम्ही हे दोन गोष्टी कंट्रोल केला, वजन आपले आप कंट्रोल होणार आहेत. कहते हैं ना, आप लक्ष्य के पीछे भागो, सफलता अपने आप आती है. आप फिटनेस के पीछे भागो, वेट लॉस अपने आप आता है. ये क्या होता है, हमारा फोकस सिर्फ वेट लॉस है, इसीलिए हम ये सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं. दीक्षित डाइट में मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं उसके अगेंस्ट हूं, बट मैं सिर्फ किसी भी डाइट के लिए मैं यही बोलती हूँ, कोई भी डाइट आप उम्र भर नहीं कर पाएंगे. जिस दिन वो डाइट आप छोड़ेंगे, आपका खोया हुआ वजन वापस आ जाएगा. हमारे में एक ही मैजिक है, खोया हुआ पैसा वापस आए ना आए, खोया हुआ वजन बहुत जल्दी वापस आ जाता है, बिना बुलाए आ जाता है. तो इसीलिए जरूरी है कि आप वो चीजें कीजिए जो आप जिंदगी भर कर सकते हैं. ये सब डाइट छोड़िए. जो आप खा रहे हैं, आप रोज टिफिन में 4 रोटियां लेके आते हैं, कल से 2 ही लाइए. एक डिब्बा सैलेड का लाइए या कण धान्य का लाइए. चावल कम कर दीजिए. ये जो आप छोटा छोटा कम करेंगे ना, हो सकता है आपका वजन 1 हफ्ते में कम नहीं होगा, 1 महीने में कम होगा, बट वो जो 1 महीने में कम होगा वो वापस नहीं आएगा. राइट? तो आप फिटनेस पे ध्यान दीजिए कि मुझे रोज 60 मिनिट करना है, मुझे रोज कॅलरी में थोडासा, रोज 500 कॅलरीज कमी करायचे मला जेवण मधून, आणि आपले आप फिटनेस पण वाढणार. आणि जर फिटनेस वाढली, 100% तुमचं वजन पण कमी होणार आहे. आणि वजन चांगला वजन कमी होणार आहे. तुमका मस्क्युलर वजन नाही, फॅटचं वजन कमी होणार आहे. सो ते तुम्ही थोडा लक्ष ठेवा. Hello, madam. Yes. Hello, Madam, Karthik. yeah, madam, how are you? I'm good. I hope you are doing well. Yeah, thank you, madam. Nice to see all the language. Marathi also, you are doing very well. Thank you. Madam, My yeah. pleasure. My question, doing fasting Yes. can improve, is it benefit for our health, doing fasting? Not every day, but once a week or try. Yes, I have see, people say that की एक दिवस आपण उपवास केलं की आपल्या शरीराला थोडासा आराम मिलता है, आपला जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको विश्रांत मिलता है. ऐसा किसने लिखा है कि आपको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को विश्राम देना है? पहली बार, आपण तुम्ही तुमचे रुधिराभिसरण संस्थाला विश्राम देतो का? एका मिनिटासाठी सुद्धा नाही देतो. बिकॉज तुम्हाला माहिती आहे की एका मिनिटासाठी हृदय बंद पडलं की तुम्ही बंद पडणार. जसे रुधिराभिसरण संस्था आहे, तसंच आपली पचन संस्था आहे. ते आर डिझाइन टू वर्क 24/7. त्यांना असे विश्रांतीची गरज नाहीये. फास्टिंग का 2 महत्व होता है. पहला कि एक ये क्यों आया हमारे ट्रेडिशन में कि एक सेल्फ कंट्रोल, कि कभी कभी हम लोग जब ट्रैवल पे जाते थे, पैदल जाते थे, ठीक है, कभी कभी आपको खाना नहीं मिला, आप ऐसे रास्ते से गुजरे कि आपको कुछ नहीं मिला, तो आपके अंदर एक वो क्षमता होनी चाहिए कि आप 1 या 2 दिन बिना खाए भी आप जीवित रह सके और उस प्रॉब्लम को फेस कर सके. एक तो ये रीजन था. दूसरा उसका थोड़ा आध्यात्मिक रीजन है कि क्या एक ऐसी फेथ है जिसपे हम विश्वास रखते हैं कि उसके लिए हम एक दिन खाना ना खाएं. तो ये रीजन थे फास्टिंग के. तो वो आराम देने के लिए या सिस्टम से तो उससे कुछ ठीक नहीं होने वाला. उलटा फास्टिंग आणि फीस्टिंग, फीस्टिंगचा अर्थ होता पार्टी करणं. हा, इथे जे मी पाहिलं, इथे फास्टिंग नसतात, तो फीस्टिंग असतात. सकाळीपासून आलूचे चिप्स फ्राईड, एवढं मोठं साबुदाण्याची खिचडी, संध्याकाळी उपवासाचा भात, उपवासाचं सगळं चालतात. बस दाल चावल नहीं खाया, बाकी सब खाया. इनफैक्ट कैलोरी इनटेक ऑन द डेज ऑफ फास्ट इज हायर देन द नॉर्मल डेज. तर वो जो विश्रांति वाला है वो भी नहीं हुआ, उलट एक्स्ट्रा लोड आया आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे. सो फास्टिंग आपको रिलीजियस पर्पज से करनी है, सेल्फ कंट्रोल से करनी है, वेरी गुड. नो, मैं भी करती हूँ, आठवड्यात 1 दिवस फास्ट मैं भी रखती हूँ. बट देयर इज नो रीजन कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को मतलब आराम देना है, ऐसा देना है, ऐसा. डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर आराम देना है तो लाइट खाना खाइए. मतलब ऐसा खाना मत खाइए ग्रीजी ऑयली कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत मेहनत करना पड़े उसको पचाने के लिए. ओके ओके मॅडम, धन्यवाद. पार्टिसिपंटचा खूप खूप आभार. वेळेची कमतरता असल्यामुळे आपण पुढे क्वेश्चन आन्सर सेशन घेऊ शकत नाही, माफ करा. मी औपचारिक आभार प्रदर्शन करण्यासाठी आमंत्रित करतो डॉक्टर महेश नळगे सर. धन्यवाद सर. आजच्या या लेक्चर सिरीजच्या 4थ्या दिवशीच्या सिरीज मध्ये अत्यंत मार्गदर्शक, महत्वाचं, मोलाचं असं मार्गदर्शन
डॉक्टर पांडे मॅडम यांनी केलेलं आहे. आज सगळ्या लाईफस्टाईल मध्ये तुमचं हेल्थ असेल, मेंटल हेल्थ असेल, फिजिकल हेल्थ असेल, सगळ्या प्रकारच्या हेल्थच्या संदर्भाने त्यांनी योग्य प्रकारे मार्गदर्शन केलेलं आहे. हेल्थ मेंटेन करण्याच्या संदर्भाने त्यांनी योग्य असे काही गोष्टी आपल्याला सांगितलेल्या आहेत. त्याबद्दल मी सर्वप्रथमतः त्यांचे आभार मानतो. त्यांनी आपला बहुमूल्य वेळ हा आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी दिलेला आहे. वेळातला वेळ काढून त्यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलेलं आहे. त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. त्याचबरोबर हा कार्यक्रम आयोजन करण्यासाठी आमच्या विद्यापीठाचे कुलगुरू माननीय डॉक्टर उद्धवजी भोसले सर यांनी सुद्धा योग्य ते मार्गदर्शन केलेलं आहे. त्याचबरोबर कुलगुरू डॉक्टर जोगेंद्र सिंग बिसेन सर, आमच्या फॅकल्टीच्या डीन डॉक्टर वैजयंता पाटील मॅडम, कोडीन डॉक्टर दीपक बच्चेवार सर, आमच्या संकुलाचे संचालक डॉक्टर बाविस्कर सर आणि माझे सर्व कलिग्स, यांचे सर्वांचे मी इथं आभार मानतो. सर्व पार्टिसिपेंट्सचे सुद्धा इथं मी आभार मानतो की अशा प्रकारच्या सिरीजला भरभरून प्रतिसाद आम्हाला पार्टिसिपेंट्स कडून मिळतोय आणि अशाच प्रकारचा प्रतिसाद पुढच्या सुद्धा लेक्चरसाठी त्यांचा मिळत राहील अशी आशा व्यक्त करतो. आणि पांडे मॅडमचे पुन्हा एकदा मी आभार मानतो आणि त्यांना अशी विनंती करतो की परत आमच्या इकडे त्यांचं असंच सहकार्य आमच्या संकुलासाठी असावं. परत प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये त्यांचा सहभाग इथे आमच्या विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त राहील. त्यांनी पुढच्या कार्यक्रमामध्ये सुद्धा आम्हाला असं सहकार्य करावं ही विनंती करून मी त्यांचे सुद्धा जाहीर आभार मानतो आणि आजचा कार्यक्रम इथेच संपला असं जाहीर करतो. उद्याच्या कार्यक्रमाची रूपरेषा आपल्याला लिंकद्वारे कळवण्यात येईल. उद्या सुद्धा असंच 11 वाजताचं सेशन आपलं सुरू होईल आणि पुढच्या कार्यक्रमाच्या संदर्भाने आपल्याला सर्व माहिती व्हॉट्सअप ग्रुपवर कळवण्यात येईल. धन्यवाद. आजचा कार्यक्रम इथेच संपला असं मी आता जाहीर करतो. धन्यवाद पांडे मॅडम. थँक्यू. माय प्लेजर. धन्यवाद. सर्वांचे आभार. धन्यवाद.